तो भाई आज हम इस वीडियो में ह्यूमन लर्निंग, कॉग्निशन एंड स्कूलिंग, हिंदी में बोले तो भाई मानव शिक्षा, संज्ञान और स्कूली शिक्षा, इस सब्जेक्ट के भाई टोटल 8 से 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर करने वाले हैं जो आप लोगों के एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ। ये जो सब्जेक्ट है भाई ये बीए प्रोग्राम वाले बच्चों के पास होता है सेकेंड सेमेस्टर में। सिलेबस आप लोग देख सकते हो, टोटल 3 यूनिट जो है आप लोगों को सिलेबस में दी गई है और उनके अंदर मल्टीपल चैप्टर जो है दिए गए हैं, यानी कि सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा है और इसी सिलेबस से हमने आप लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है तैयार करे हैं। तो भाई अगर आप लोग ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके चले आते हो, मैं गारंटी देता हूँ इस चीज़ की कि आप लोगों को कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यही क्वेश्चन जो है आप लोगों को एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे, फिर आप जो है बहुत अच्छे मार्क्स से पास आउट हो जाओगे। नोट्स का लिंक भाई नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अदरवाइज आप लोग व्हाट्सअप करके भी नोट्स ले सकते हो। हमारे पहले क्वेश्चन हमसे ये पूछा जा रहा है कि जो ब्रेसफोर्ड और बेयरस्टीन थे, जो कि एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस दिया है या फिर समस्या के समाधान के लिए एक प्रक्रिया दी है। तो उसी प्रक्रिया को, उसी सिद्धांत को हमें अपने इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करना है। उसके क्या-क्या मुख्य चरण होते हैं, क्या-क्या मेन स्टेजेस होते हैं, या किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे किया जाता है, यही हमें समझाना है अपने इस क्वेश्चन में। ये जो क्वेश्चन है दूसरे तरीके से ही पूछा जा सकता है, जैसे कि मैंने नीचे भी लिख रखा है, जिसे आप पढ़ ही सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस है ना, ये किसके द्वारा दिया गया है? ब्रेसफोर्ड और बेयरस्टीन, इन्होंने ही समस्या के समाधान की प्रक्रिया जो है वो दी है। मतलब इसके अंदर हमारे को ये देखने को मिलता है कि एक समस्या है, कोई भी समस्या है, तो उसका सॉल्यूशन कैसे किया जाता है। कोई व्यक्ति किसी समस्या का समाधान किस तरीके से कर सकता है, उसको कौन-कौन से स्टेजेस, कौन-कौन से चरणों का सामना करना पड़ता है, यही हमें समझाना है अपने इस क्वेश्चन में। उनकी जो ये प्रक्रिया है, उन्होंने प्रक्रिया 1984 में किस बुक में दी थी? उनकी सबसे फेमस बुक है द आइडियल प्रॉब्लम सॉल्वर। इस बुक के अंदर ही हमें ये जो समस्या समाधान की जो प्रक्रिया है, ये देखने को मिलती है। और इसका मेन एम क्या है? मेन उद्देश्य क्या है? लोगों को ये सिखाना कि वो अपनी समस्या को समाधान किस तरीके से एक पूरी प्लानिंग के साथ कर सकते हैं। देखो, इसमें जो ये आइडियल लिखा पड़ा है ना, IDEL, इसमें हर लेटर का कुछ ना कुछ अलग मीनिंग निकलता है। जैसे कि आई का मतलब यहाँ पे आइडेंटिटी द प्रॉब्लम, ये है। इसी तरीके से डी का मतलब कुछ और, ई का मतलब कुछ और, ए का मतलब कुछ और एल का मतलब कुछ और है। ठीक है, इस चीज को हम आगे अब धीरे धीरे करके समझेंगे। अब सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है, समस्या समाधान के मुख्य चरण या फिर मेन स्टेजेस ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। इसका पहला पॉइंट क्या है? पहले चरण में देखो, आई का मतलब मैंने यहाँ पे लिख रखा, आई का मतलब है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, यानी कि समस्या की पहचान करना। या फिर मैंने यहाँ पे लिख रखा है फर्स्ट स्टेज, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। तो देखो इसमें क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, समस्या की पहचान करना। तो बेसिकली हमें ना यहाँ पे समस्या क्या है, हमारी प्रॉब्लम क्या है, उस चीज की हमें पहचान करनी होती है। क्योंकि मोस्टली टाइम पता है क्या होता है कि हमें ढंग से यही नहीं पता होता है कि हमारी समस्या है क्या, एक्चुअली हमें किस चीज से एक्चुअली प्रॉब्लम है। इस कारण से क्या होता है, हम अपने प्रॉब्लम को, अपनी समस्या को सही तरीके से सॉल्व भी नहीं कर पाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिख रखा है, फॉर एग्जाम्पल या फिर उदाहरण के लिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा पड़ा है कि एक छात्र लगातार कम अंक प्राप्त करता है। शिक्षक ये मान सकता है कि छात्र अयोग्य है या पढ़ाई में उसकी रुचि नहीं है, लेकिन ये एक सतही निष्कर्ष नहीं होगा। मतलब बेसिकली इसमें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक जो छात्र है, एक स्टूडेंट है आपके स्कूल में, अब वो हमेशा हर सब्जेक्ट में लो स्कोर कर रहा है, कम स्कोर कर रहा है। तो एक टीचर क्या सोचेगा? टीचर तो यही सोचेगा ना कि इसको पढ़ाई में मन लगता है या फिर वो पढ़ाई करना नहीं चाहता है। पर उसके पीछे और भी तो कोई रीज़न हो सकता है। हो सकता है उसके घर का एनवायरनमेंट ही इस तरीके का ना हो कि वो पढ़ सकता है, या उसके साथ और कोई समस्या आ रही हो जिसके कारण वो पढ़ नहीं पा रहा है। तो जो टीचर ने कंक्लूज़न दे दिया, अपने मन से ही सोच लिया कि नहीं, वो पढ़ना ही नहीं चाहता है या फिर उसकी पढ़ाई में रुचि नहीं है, तो एक गलत निष्कर्ष होगा। इसलिए हमें पहले एक सही तरीके से पूरी जाँच-पड़ताल करनी चाहिए कि एक्चुअली में दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है, प्रॉब्लम क्या है? वो स्टूडेंट पढ़ क्यों नहीं रहा है? क्या वो एग्ज़ाम को लेके स्ट्रगलिंग कर रहा है? या फिर उसके होम का एनवायरनमेंट सही नहीं है? इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं, वो टीचर को अपने स्टूडेंट से करने चाहिए, ताकि वो उसकी समस्या क्या है, उसकी परेशानी क्या है, इस चीज़ को सही से समझ पाए। देखो, जब प्रॉब्लम को हम आइडेंटिफ़ाई करते हैं, जब समस्या को हम पहचान करते हैं ना, तो उस समय में व्यक्ति को तथ्यों को, फैक्ट क्या है, किसी की स्थिति क्या है, इन सब चीज़ों को भी काफ़ी जाँच-पड़ताल करनी चाहिए। जो ये स्टेज है, ये बेसिकली व्यक्ति किस तरीके से सोचता है या उसका पूर्व ज्ञान क्या है, इन सब चीज़ों पे डिपेंड रहती है। ठीक है? ये आपका फर्स्ट पॉइंट है जिसमें हमने ये समझा सिर्फ कि हमें सबसे पहले समस्या की पहचान करनी चाहिए कि एक्चुअल में समस्या है क्या?
ठीक है, क्योंकि हमें जब समस्या पता होगी तभी तो हम उसका सोल्यूशन कर पाएंगे। अब हमें यही नहीं पता कि हमारी समस्या क्या है, हमारी परेशानी क्या है, तो हम उस समस्या का हल नहीं कर पाएंगे। अब सेकंड जो हमारा टॉपिक है वो है आपका दूसरा चरण डी। इसका क्या मतलब होता है? समस्या को परिभाषित करना और उसका संरचनात्मक प्रस्तुतिकरण करना, या फिर डिफाइन द प्रॉब्लम थ्रू रिप्रेजेंटेशन। अब इसमें क्या मतलब हो गया? देखो, सबसे पहले हमने समस्या को पहचान के लिए हमारी समस्या क्या है, अब उस समस्या की सही तरीके से एक डेफिनेशन, सही तरीके से एक्सप्लेन करना कि हमारी समस्या एक्चुअल में है क्या, और उसके बाद समस्या को एक व्यवस्थित तरीके से दिखाना। अब एक्चुअल में हमें पता लगे समस्या क्या है, उसे सही तरीके से हमने समझ लिया, परख लिया पूरी तरीके से, फिर उसके बाद हम उस समस्या के ऊपर एक प्लान बना सकते हैं, कि रणनीति बना सकते हैं कि उस समस्या को, उस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि समस्या की सीमा क्या है, वो कितनी जटिल है, उसका स्वरूप कैसा है, उसका आकार कैसा है, मतलब कि हमें सबसे पहले समझना होगा कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, और वो प्रॉब्लम फिर कितनी बड़ी है, उसे किस किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, इन सब की जांच पड़ताल करना। देखो, समस्या को परिभाषित करने का मतलब इसे इतना सा नहीं है कि हमने उसे वर्ड में एक्सप्रेस करके बता दें कि समस्या का मतलब ये हो गया, हमारी जो समस्या बस ये हो गई, नहीं। बल्कि हमें उसे इस तरीके से दिखाना, इस तरीके से प्रेजेंट करना, ताकि हम उसका पूरी तरीके से एनालिसिस कर सके, उसका विश्लेषण कर सके। देखिए, जैसे कि समस्या जो है ना, वो 2 प्रकार की हो सकती है, एक वेल डिफाइंड और दूसरी डिफाइंड। वेल डिफाइंड जो पूरी तरीके से स्पष्ट है कि समस्या आपकी क्या है, ये आपकी समस्या, आपको इस चीज़ से प्रॉब्लम है, आपको इस चीज़ से दिक्कत है, इस चीज़ से परेशानी है। और एक डिफाइंड यानी कि अस्पष्ट। जैसे कि समस्या मान लो स्पष्ट है, जैसे कि आपका गणित का सवाल है, जैसे कि सिंपली कोई भी मैथ्स का सवाल है, वो पूरी तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है? हमें पता है ये सवाल है और इसका सॉल्यूशन ये होगा। परंतु अगर इसके बिल्कुल अपोजिट हमें एक ऐसी समस्या के बारे में पता लगता है, जिस समस्या के बारे में खुद ढंग से पता भी नहीं और उसका सॉल्यूशन क्या है, फिर हम वो भी नहीं कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे कक्षा के छात्रों की रुचि कैसे बढ़ाई जाए पढ़ाई में। तो देखो, अब सबकी जो रुचि है वो सबका अलग-अलग हो सकता है ना, सभी एक तरीके से थोड़ी सोचते समझते हैं, सभी को अलग-अलग चीज़ों में इंटरेस्ट होगा, तो इसका जो है वो एक सॉल्यूशन नहीं होगा, इसके सॉल्यूशन अलग-अलग तरीके से अलग-अलग हो सकते हैं। तो ये जो चरण है ना आपका, ये जो स्टेज है आपकी, ये किस चीज़ की डिमांड करती है? क्रिएटिव थिंकिंग की, आपकी रचनात्मक चिंतन रचनात्मक चिंतन की। आप कितना अलग-अलग तरीके से सोच सकते हैं, आपका जो माइंड है वो कितना क्रिएटिव है, वो समस्याओं को किस तरीके से लेता है वो। क्योंकि जो व्यक्ति को यही चाहिए होता है कि वो समस्या को आरेख, चार्टों, मॉडल, इन सब चीज़ों के द्वारा प्रस्तुत करे। जैसे कि सामाजिक समस्या को समझाने के लिए कारण और उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सब चीज़ों के लिए आरेख बनाए जाए, एक ग्राफ्स बनाए जाए, ठीक है? ये आपका सेकंड पॉइंट भी हो गया। आज हमारी तीसरा चरण है संभावित रणनीतियों की खोज करना। अब देखो, समस्या हमें पता लग गई, हमें पता लग गया कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमने उसे सही तरीके से डिफाइन भी कर दिया, ठीक है, परिभाषित भी कर दिया है। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है, नेक्स्ट जो अलग हमारा कदम होता है, वो होता है हमारा संभावित समाधान रणनीति की खोज करना। मतलब हमें पता तो लग गया हमारी समस्या क्या है, हमने उसे परिभाषित भी कर दी, ये समस्या इस तरीके से, हमारी ये समस्या। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करना, उसके लिए प्लान बना, एक पूरी प्लानिंग करना, एक रणनीति बनाना, उसके क्या-क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, किन तरीकों से हम उस समस्या को समाधान कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को पहचान करना। क्योंकि देखो, किसी भी समस्या के समाधान के लिए केवल एक रास्ता नहीं होता, बल्कि हमें बेसिकली ये खोजने की कोशिश करनी चाहिए कि हम उस समस्या को किन-किन तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपके मैथ्स में भी बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन्हें हम एक ही तरीके से नहीं, अलग-अलग तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी तरीके से लाइफ में भी हमें जो हमारी समस्याएँ होती हैं, हमें सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि हमें किस तरीके से उसका सॉल्यूशन हो जाए, बल्कि उन्हें हम किन-किन तरीकों से, अलग-अलग किस-किस तरीके से हम उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, इन सब चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए। जैसे कि यदि किसी शिक्षक को यह समस्या हो कि कक्षा में छात्र ध्यान नहीं देते, तो वो उपाय सोच सकता है। तो वो अब यही तो नहीं सोचेगा कि क्यों ध्यान नहीं देते, तो बच्चों को पनिशमेंट दे कि पढ़ाई में ध्यान दो, क्लास में ध्यान दो, नहीं। वो अपने जो पढ़ाने के तरीके उसमें थोड़ा चेंजेस कर सकता है। पढ़ाई के साथ-साथ क्लास में थोड़ा एंटरटेनमेंट भी कर सकते हैं, कुछ और भी चीज़ें कर सकते हैं, या कुछ अलग जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो गतिविधियाँ होती हैं, वो भी तो करा सकते हैं, या ग्रुप के कुछ कॉम्पिटिशन्स करवा सकते हैं, जिससे क्या होगा, पढ़ाई में बच्चों को और मन लग सकता है। तो बेसिकली इस प्रोसेस में, इस मेथड में ना, हम ट्रायल एंड एरर, मतलब हमने जो अपना एक प्लान बनाया, एक रणनीति बनाई, हम उसे यूज़ करके देखते हैं कि वो सही हमारी समस्या का समाधान करेगी, नहीं करेगी। हो सकता है वो गलत हो, वो उस हमारी समस्या का समाधान ढंग से ना कर पाएँ, तो इसीलिए हम इसमें ट्रायल भी करते हैं, और गलती होती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? देखो, ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है ना हमारी, इसको साइंस के अंदर, कॉग्निटिव साइंस के अंदर, या फिर संज्ञानात्मक विज्ञान में, जो संज्ञानात्मक शब्द है, इसका मतलब मैंने आपको बताया ही था कि बेसिकली ये होता है जिसमें व्यक्ति के अंदर तर्क करने की शक्ति होती है,
सोच विचार करने की, निर्णय लेने की शक्ति होती है, डिसीजन मेकिंग की जो पावर होती है, वो अपने दिमाग का किस तरीके से यूज करता है, उसी को हम संज्ञानात्मक कहते हैं। ठीक है, तो इसे संज्ञानात्मक विज्ञान में ह्यूरिस्टिक सोच कहा जाता है। ठीक है, जिसमें व्यक्ति अपने पिछले एक्सपीरियंस से, उसकी ऑब्जर्वेशन से, उसके निरीक्षण से, इन सब चीजों से वो सीखता है। अब हमारा फोर्थ जो पॉइंट है, चौथा जो चरण है हमारा, रणनीति को क्रियान्वित करना। देखो, हमने रणनीति बना ली, समस्या हमें पता लग गई, सब कुछ हमारा हो गया है। अब उस समस्या के समाधान के लिए जो हमने रणनीति बनाई है, जो प्लान बनाया, अब उसे हमें उस पर लागू करना है, उस समस्या के ऊपर लागू करना है। मान लो जैसे हमारी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, हम पढ़ते नहीं है घर पे, या फिर हमारा टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है। अब पढ़ाई नहीं हो पा रही, इसके लिए हमने एक प्लान बनाया, एक रणनीति बनाई। तो आज अगर मैंने रणनीति बनाई अपनी समस्या के लिए कि मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही है, तो अब मुझे उस जो मैंने प्लान बनाया, जो रणनीति बनाई है, अब उसे मुझे यूज़ करना है। अब जैसे मैंने कोई टाइम टेबल बनाया होगा कि मैं इस टाइम पढ़ूँगा, तो अब मेरे को उन सब चीज़ों को लागू करना है अपने ऊपर। अब मैं उस टाइम पीरियड में पढ़ाई करूँगा, या और भी जो मैंने अपने प्लान बनाए होंगे अपनी पढ़ाई करने के लिए, उन सारे प्लान्स को मैं अब अपने ऊपर लागू करूँगा। तो इस पॉइंट में भी हमें यही करना है, जो हमने रणनीति बनाई है उसे अब लागू करना है। अब हमारी जो रणनीति है, जो हमारा प्लान है, अब उसे लागू करने में ना हमें बहुत सारे चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि टाइम मैनेजमेंट, लैक ऑफ रिसोर्सेज, इनकेट सपोर्ट, अनएक्सपेक्टेड ऑब्स्टेकल्स, या फिर हिंदी में देखो तो समय का प्रबंधन, संसाधनों की कमी, अपेक्षित समर्थन ना मिलना, या फिर अप्रत्याशित कठिनाइयाँ। तो ऐसी बहुत सी समस्या है जो हमें हमारे प्लान को लागू करने में हमें देखने को मिल सकती है। उसके साथ-साथ जो हमने अपना एक प्लान बनाया, जो रणनीति बनाई है ना, हमें इस पे भी ध्यान रखना होता है कि वो सही जैसे-जैसे हमने बनाई थी, जिस तरीके से बनाई थी, जिस तरीके से लागू करनी थी, वो उस दिशा में जा भी रही है या नहीं जा रही है, ठीक है? जैसे कि मैंने एग्ज़ाम्पल लिख रखा है, एक शिक्षक जो ये तय करता है कि समूह में गतिविधि द्वारा छात्रों की सहभागिता को बढ़ाएगा। मतलब बेसिकली वो एक शिक्षक ये चाहता है कि वो अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को एक ग्रुप कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करवाएगा, जिससे क्या होगा, जो ग्रुप्स में बच्चे आपस में जुड़ेंगे, एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे। तो उससे पहले से योजना बनानी होगी कि गतिविधि का स्वरूप क्या होगा, गतिविधि जो है, एक्टिविटी जो है, वो है क्या, क्या एक्टिविटी करनी है, उसमें समय कितना लगेगा, टाइम कैसे कितना लगेगा, कैसे उसका मूल्यांकन किया जाएगा, ये सब जो योजना है, जो प्लान है, वो उसे बनाना पड़ेगा। और यदि इस चरण में गंभीरता ना हो, सीरियसनेस ना हो, तो सबसे अच्छी रणनीति भी निष्फल हो सकती है। मतलब आपने कोई भी प्लान बनाया हो, अगर आप उसके लिए एक सीरियस ना हो ना, तो आप कितने भी अच्छे प्लान बना लो, वो फेल हो जाएगा। इसलिए क्या होता है, जो हमारी जो रणनीति है, उसको एक चरणबद्ध तरीके से लागू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब हमारा जो 5वां स्टेज है, पुनर्वलोकन करना और मूल्यांकन करना, या फिर लुक बैक एंड एवलुएट। देखो बेसिकली इस स्टेज में क्या करना होता है, ये जो हमारी लास्ट स्टेज है, फाइनल स्टेज है, इसके अंदर जो भी हमने प्लान बनाया, जो भी हमने समस्या देखी, उसके लिए सॉल्यूशन के लिए जो भी हमने प्लान बनाए, तो उसका हमें मूल्यांकन करना होता है कि हमने जो समस्या का प्लान बनाया, वो क्या वो सही था? क्या हमने सही तरीके से उस प्लान को लागू करा? क्या हमने सही तरीके से उस प्लान को इम्प्लीमेंट करा? यही सब जो होता है, ये हमें इसमें देखना और सोचना होता है, ठीक है? बेसिकली इसके अंदर जो व्यक्ति होता है, वो सेल्फ रिफ्लेक्टिव एस्पेक्ट ऑफ एनी प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। देखो ये जो चरण होता है, ये जो समस्या का समाधान की जो प्रक्रिया होती है, इसमें व्यक्ति क्या करता है, आत्म निरीक्षणात्मक करता है, या मतलब जो व्यक्ति है ना, वो अपने जितने भी उसने डिसीजन लिए उस समस्या के टाइम पीरियड में, जो उसकी समस्या थी, उसके अंदर क्या क्या डिसीजन लिए, उन सबका एक एनालिसिस करता है, उसको एवलेट करता है, और उन सब चीजों से सीखने की कोशिश करता है कि क्या वो उन समस्या को और बेहतर तरीके से सोल्यूशन कर सकता था, उस समस्या का और भी कुछ समाधान हो सकता था। इन सब चीज़ों को सीखने की कोशिश करता है। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि कोई शिक्षक छात्रों की सहभागिता को बढ़ाने के लिए नई तकनीकों का प्रयोग करता है, तो और मूल्यांकन के बाद ये पता चलता है कि केवल कुछ छात्रों ने लाभ उठाया, तो अगली बार रणनीति में संयोजन कर सकता है। मतलब बेसिकली उसके अंदर वो ये बताना चाह रहा है कि एक टीचर है, जिसने अपने छात्रों में सहभागिता बढ़ाने के लिए, ताकि वो साथ में आए, एकजुट रहे, इस चीज़ को बढ़ाने के लिए एक एक्टिविटी बनाई, गतिविधि बनाई, पर उस गतिविधि में सिर्फ़ कम छात्रों ने पार्टिसिपेट करा। तो इससे क्या हुआ, वो ये सीखता है कि इस बार उन कम छात्रों ने पार्टिसिपेट करा है, तो अपनी रणनीति में, अपनी गतिविधि में और उसको अपडेट करेगा, जिससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो छात्र हैं, या फिर जिन कारण से ज़्यादा छात्रों ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं करा है, उन सारी गलतियों को पहचानेगा और उसे ठीक करके दोबारा से अपनी एक रणनीति बनाएगा। ये जो प्रोसेस होता है, जो गतिविधि होती है ना, ये दीर्घकालीन विकास के लिए, एक लंबे विकास के लिए होती है।
और जब पुनर्वलोकन होता है, मूल्यांकन होता है, इससे क्या होता है ना, व्यक्ति के अंदर परिपक्वता आती है। परिपक्वता मतलब होता है मैच्योरिटी आती है, मतलब हम अपनी गलतियों को, जो हमने पास्ट में जो भी चीज़ें करी हैं, जो भी हमने किसी भी चीज़ से रिलेटेड जो भी काम किया, उन चीज़ों को हम जब रियलाइज़ करते हैं, जब हम उन सब चीज़ों से सीखने की कोशिश करते हैं ना, तो हमारे अंदर एक मैच्योरिटी जो है, वो आती है कि मान सकते हैं हमने पास्ट में बहुत सी गलतियाँ की होंगी, पर जब उस गलतियों से जब सीखते हैं, तो हमारे अंदर परिपक्वता या फिर मैच्योरिटी आती है। ठीक है? ये आपका कंक्लूज़न है, ये निष्कर्ष, इसे और ऐड कर दीजिएगा, आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, इसमें हमसे बेसिकली ये पूछा जा रहा है कि ऐसे कौन से मेजर फैक्टर्स हैं या फिर ऐसे कौन से प्रमुख कारक हैं जो थिंकिंग और लर्निंग के जो प्रोसेस है, इस चीज को इन्फ्लुएंस करते हैं, या फिर जो चिंतन और अधिगम की जो प्रक्रिया है इसे प्रभावित करते हैं। ऐसे कौन से प्रमुख कारक हैं, इस चीज को हमें अपने इस क्वेश्चन में समझाना है। देखो, चिंतन का क्या मतलब होता है? थिंकिंग, सोचना समझना। ठीक है? जब हम सोचते हैं, जो हमारा एक माइंड है जिसके अंदर हम बहुत सारी चीजें सोचते हैं, कल्पना करते हैं, यही हमारी थिंकिंग है। हम किस तरीके का सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, बुरा सोचते हैं, हमारे दिमाग में किस तरीके के ख्याल आते हैं, ये सब आपकी थिंकिंग हो जाती है। और अधिगम मतलब लर्निंग, जो हम चीजें सीखते हैं, ये होता है अधिगम। ठीक है? तो ये दोनों चीजें है ना, चिंतन और अधिगम, ये बेसिकली दोनों ही क्या है, मानव की संज्ञानात्मक प्रक्रिया का एक मूल प्रोसेस होते हैं। अभी संज्ञानात्मक का मतलब आपको अभी ऊपर भी बताया ही था। ठीक है? थिंकिंग एंड लर्निंग आर बोथ फंडामेंटल टू ह्यूमन कॉग्निटिव प्रोसेस, या फिर जो संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, इसका मतलब मैं आपको ऊपर ही बता चुका हूँ। तो बेसिकली पता है क्या होता है इसके अंदर? मान लो एक व्यक्ति के पास कोई इन्फॉर्मेशन आई है, कोई जानकारी आई है, कोई सूचना आई, अब उस पे व्यक्ति क्या सोचता है, उस पे किस तरीके की थिंकिंग रखता है, किस तरीके के विचार रखता है, किस तरीके से उस चीज को एनालिसिस करता है, विश्लेषण उसका करता है, और उसके बाद वो क्या डिसीजंस लेता है, उस चीज को कैसे अप्लाई करता है, उस चीज को कैसे लागू करता है या फिर व्यवहार में लाता है। ये जो प्रक्रिया है, ये जो पूरा एक प्रोसेस है ना, ये आपका अधिगम और चिंतन की संयुक्त प्रक्रिया को बेसिकली उत्पन्न करता है, बेसिकली उसे लागू करता है। तो देखो, ये जो प्रक्रिया है ना, सभी के अंदर अलग अलग होती है। अब देखो, कोई व्यक्ति किस तरीके से सोचता है, ये सब अलग अलग हो सकता है। जैसे कि मैं किसी टॉपिक के ऊपर क्या सोचता हूँ, आप भी उस टॉपिक के ऊपर सेम चीज सोचते हो, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि सबके सोचने समझने का जो तरीका है, वो थोड़ा अलग अलग होता है। कोई टॉपिक मुझे अच्छा लगता है, कोई चीज मुझे अच्छी लगती है, तो आपको भी वो चीज अच्छी लगे, सही लगे, ये जरूरी नहीं है। तो अब इसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से वो मेन कारण हैं, कौन कौन से मेन रीजंस हैं, वो मैंने नीचे दे रखे हैं। अब एक एक करके हम उन्हें पढ़ेंगे। तो वो प्रमुख कारक जो चिंतन और अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, या फिर की फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग एंड लर्निंग। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है, वो हमारा संज्ञानात्मक विकास और मानसिक परिपक्वता, या फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड मैच्योरिटी। देखो, एक व्यक्ति की जो सोचने समझने की जो क्षमता है, जो उसकी पावर है, जो एबिलिटी है, वो उसकी एज के साथ साथ बढ़ती है। ठीक है? जैसे कि एक बच्चा होगा 12-13 साल का, 14 साल का, उसके अंदर जो उसकी बुद्धि है, वो बच्चे जैसी होगी। अब वो जब वही बच्चा जब बड़ा होगा, 20 साल का, 22 साल का, 25 साल का, तो उसके साथ साथ जब वो बड़ा होगा, तो उसके साथ उसके अंदर एक मेच्योरिटी आएगी, उसके समझ में आएगा कि परिवार की जिम्मेदारी क्या होती है, समाज में किस तरीके का बिहेव करना है। अब वो बच्चा नहीं है, अब उसे कुछ जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, तो उसके साथ साथ जब उसकी एज बढ़ेगी, उसके साथ साथ उसकी मेच्योरिटी जो है, जो उसकी परिपक्वता है, जो समझ है, वो भी बढ़ेगी। देखो, पियाजे जो थे ना, पियाजे एक वैज्ञानिक थे, इनके अनुसार इनका जो मानना था कि जो बालकों की संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्था है, वो 4 तरीके से होती है। हर अवस्था में उनकी जो चिंतन है, जो सोचने की शक्ति है, जो समझने की शक्ति है, वो अलग-अलग होती है। यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि द 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड देयर थिंकिंग एबिलिटीज डिफरेंट एट ईच स्टेज, मतलब वही कि एक तो 4 स्टेजेस होती हैं, और हर स्टेज पे उनकी सोचने समझने की एबिलिटी है, वो अलग-अलग हो जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, कि जैसे कि छोटे बच्चे जो होते हैं मूर्त रूप से सोचते हैं, और वहीं जो किशोर होते हैं, जो बड़े होते हैं, वो जो युवा होते हैं, वो अमूर्त रूप से सोचते हैं। मतलब बेसिकली जो मूर्त रूप से सोचना यहाँ पे बेसिकली मीनिंग होता है कि जो बच्चे, जैसे कि आपके पेरेंट्स ने आपको जो बता दिया, जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें जो बताया, वो उन्हें उसी चीज को सच मान लेते हैं कि हाँ, ये तो यही है। और जो युवा होते हैं, जो यूथ होते हैं, वो बेसिकली चीजों को समझते हैं, उन्हें देखते हैं, उसके बाद उन चीज में विश्वास या फिर अपनी सोच के अकॉर्डिंग उस चीज को समझने की कोशिश वो करते हैं। देखो, 2 चीज़ होती हैं। आजकल में क्या होता है कि स्टूडेंट जो होते हैं, बच्चे जो होते हैं, वो चीज़ों को समझने की बजाय क्या करते हैं, उन सब चीज़ों को रटने की कोशिश करने लग जाते हैं। बड़े-बड़े आंसर सोचते हैं। बच्चे आपने देखे होंगे, आपके साथ के भी ऐसे बहुत सारे होते होंगे, जो बड़े-बड़े लॉन्ग-लॉन्ग आंसर लिखे पड़े, उन्हें भी रट लेते हैं। अब बहुत से बच्चे होते हैं, वो उतने बड़े ना आंसर रटते हैं, पर उसके बावजूद क्या होते हैं, वो
बेटर आंसर लिख पाते हैं। तो इसमें क्या होता है ना, जब आप रटने की बजाय चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, चीज़ों को सीखने की कोशिश करते हैं, तो आप बेटर परफॉर्मेंस दे पाते हैं, बेटर अच्छे तरीके से कर पाते हैं। जैसे मैंने लिख भी रखा है यहाँ पे कि जब किसी मानसिक अवस्था के अनुरूप विचार करने की अपेक्षा की जाती है। मान लो कि स्टूडेंट है, उससे ये कहा जाता है कि आपको सिर्फ इतना ही याद करना है, इतनी चीज़ों को समझना है। मतलब ये नहीं कि बच्चे का दिमाग इतना है नहीं और उसके बावजूद उसे ऐसे ही चीज़ समझाई जा रही है जो उसको समझ भी नहीं आएगी। तो उससे क्या होगा ना, वो जो बच्चा है, जो भी स्टूडेंट है, वो रटने की कोशिश करेगा उसे। अब उसकी कैपेबिलिटी इतनी है ही नहीं कि वो इतना बड़ा आंसर रट सके, इतना बड़ा आंसर याद कर सके। तो उसके बावजूद उसे वो चीज़ें रटनी पड़ेगी क्योंकि उसे समझ में तो आ ही नहीं रही है। जैसे एग्ज़ाम्पल भी लिख रखा है मैंने यहाँ पे 4 एग्ज़ाम्पल। यदि प्राथमिक कक्षा के जो बच्चे हैं, उनको वर्गमूल या फिर बीजगणित जैसे जो चैप्टर्स हैं, ये सिखाया जाए तो वह इसमें ज़्यादा रुचि लेंगे क्योंकि ये चैप्टर्स हैं, ये थोड़े टफ होते हैं, है ना? बीजगणित वाले चैप्टर होते हैं, थोड़े टफ होते हैं। अब स्टार्टिंग में बच्चों को एकदम से समझ में तो नहीं आएगा। तो ऐसे में क्या होता है, वो बच्चे इन चीज़ों को समझने की बजाय स्किप करने की कोशिश करते हैं और ऐसे सब्जेक्टों में वो रुचि भी ज़्यादा नहीं दिखाते हैं। अब सेकंड जो हमारा पॉइंट है, वो हमारा भाषा एवं संप्रेषण क्षमता या फिर लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल। देखो, भाषा चिंतन की गाड़ी का इंजन है। मतलब भाषा कैसे गाड़ी का इंजन हो गया अब चिंतन की? देखो, आप सोचोगे, समझोगे, कोई भी चीज़ थिंकिंग करोगे, तो आप उस चीज़ को एक्सप्रेस कैसे करोगे? बताओगे कैसे? भाषा के ज़रिए, कोई लैंग्वेज के ज़रिए, तभी तो आप चीज़ों को बता पाओगे, समझा पाओगे और लोगों को, दूसरे लोगों को। तो ऐसी जो एक फेमस हमारे वैज्ञानिक रहे हैं, कौन? विगोत्स्की। इन्होंने कहा है कि जो थिंकिंग इज़ इम्पॉसिबल विदाउट लैंग्वेज, मतलब जो चिंतन है, वो भाषा के बिना असंभव है। बिना भाषा के, बिना लैंग्वेज के जो चिंतन है, वो किया ही नहीं जा सकता। विद्यार्थी किसी भी जानकारी को भाषा के माध्यम से तो समझता है। आप आपके टीचर्स आपको किसके थ्रू समझाते हैं? लैंग्वेज के ज़रिए, भाषा के ज़रिए। तो आप चीज़ें बिना लैंग्वेज के, बिना भाषा के समझ ही नहीं सकते। जब समझ ही नहीं सकते, तो उन चीज़ों पे चिंतन कैसे करोगे? उन चीज़ों के बारे में सोचोगे कैसे? समझोगे कैसे? और अगर भाषा या लैंग्वेज जो वो आपको समझ ही नहीं आ रही या फिर आपकी समझ से परे है, इससे क्या होगा? ना तो आप अधिगम, ना तो आप लर्निंग कर पाओगे, ना तो आप सीख पाओगे, ना ही आप चिंतन, थिंकिंग कर पाओगे। मान लेते हैं यदि किसी बच्चे को अपनी बात स्पष्ट रूप से कहने या शिक्षक को बताने को ठीक से समझाने में कठिनाई होती है। मतलब आपने भी कभी-कभी देखा होगा, ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं, ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं, वो अपनी बातों को, अपनी चीज़ों को दूसरे बच्चों को या फिर दूसरे स्टूडेंट को वो सही तरीके से या फिर टीचर्स को अपनी बातों को ढंग से समझा नहीं पाते। तो इससे क्या होता है ना, जो भी वो चीज़ समझाना चाहते हैं, जो ये विचार वो रखना चाहते हैं, वो अधूरा ही रह जाता है, ठीक है? जैसे मैंने यहाँ पे एग्ज़ाम्पल भी लिख रखा है जहाँ पे कि मान लेते हैं, अ स्टूडेंट अनफैमिलियर विथ मैथमेटिकल वोकैब्युलरी, जैसे कि एक छात्र जिसे गणितीय शब्दावली जिसमें गुणनफल, अनुपात, प्रतिशत, इन सब चीज़ों को उसे मतलब ही नहीं पता। वह ना केवल उत्तर देने में चूक करता है बल्कि उसके चिंतन की गहराई भी प्रभावित होती है। मतलब उस स्टूडेंट को, उस बच्चे को अब इन शब्दों का मतलब ही नहीं पता है, तो वो इन सब जो से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उनका भी सॉल्यूशन कहाँ से दे पाएगा? अब किसी को पता ही नहीं है कि अनुपात का मतलब क्या होता है और कोई कह रहा है कि इस चीज़ का अनुपात निकाल के बताओ, इसका रेशियो क्या होगा ये निकाल के बताओ, या फिर इस चीज़ का गुणनफल निकाल के बताओ। किसी को गुणनफल का मतलब ही नहीं पता, तो गुणनफल कैसे निकाल देगा? प्रतिशत का मतलब नहीं पता, तो इससे क्या होगा ना, वो जो स्टूडेंट है, वो जो बच्चा है, वो उस चीज़ का आंसर देने में असमर्थ हो जाएगा। ठीक है? ये आपका सेकंड पॉइंट था। अब तीसरा हमारा पूर्व ज्ञान और अनुभव या फिर पीरियड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। देखो, आर्जेबेल ने कहा था कि मीनिंगफुल लर्निंग डिपेंड्स ऑन पीरियड नॉलेज। मान लेते हैं यदि किसी विद्यार्थी को किसी विषय से संबंधित पूर्व अनुभव या ज्ञान है, तो वह न केवल तेजी से सीखता है बल्कि उसे ज्ञान पर आधारित गहरे और नवीन विचार विकसित करता है। मतलब अब आपको किसी टॉपिक के बारे में पहले से ही जानकारी है, तो आप उस टॉपिक के बारे में पहले से तो आपको जानकारी है ही, और अब जो आपके टीचर्स आपको और जो जानकारी देंगे, वो आपकी जानकारी में और वृद्धि करेंगे। जो हमारा जो ब्रेन है, जो हमारा मस्तिष्क है ना, वो बेसिकली एक स्कीम सिस्टम होता है। स्कीम सिस्टम में मतलब क्या होता है, जो पुरानी नॉलेज है और जो न्यू नॉलेज हमें उस टॉपिक के बारे में और मिली, वो दोनों को एक में जोड़ के इकट्ठा करता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल भी लिख रखा है यहाँ पे कि अगर किसी छात्र ने नदियों को देखा और उनसे जुड़े अनुभव लिए, तो वह जल चक्र, प्रदूषण, सिंचाई जैसे विषयों को जल्दी और सटीक तरीके से समझ सकता है। जबकि वही छात्र जिसने कभी नदी नहीं देखी, हो सकता है किसी ने ना देखी हो कभी, अगर मान लीजिए किसी ने नदी नहीं देखी, तो उसे अब जो नदी से रिलेटेड और जो टॉपिक्स कराए जाएंगे, जैसे कि इसमें हमने लिखा ही पड़ा है, जल चक्र, सिंचाई, अब ऐसे ऐसे टॉपिक्स को कराए जाएंगे, तो उसे समझने में काफी कठिनाइयां होंगी और ऐसे ऐसे जो वर्ड्स हैं, उन्हें इनको भी रटना पड़ेगा। ये था आपका थर्ड पॉइंट। अब जो आपका फोर्थ पॉइंट है, एकाग्रता और ध्यान की अवस्था या फिर कंसंट्रेशन एंड अटेंशन। देखो, एकाग्रता होना
बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, किसी भी चीज़ के बारे में थिंकिंग करने के लिए भी, सोचने के लिए भी। क्योंकि आपने भी कभी नोटिस करा होगा कि आप भी जब किसी टॉपिक्स के बारे में अगर अच्छा से सोचना चाहते हो, तो आप अकेले में बैठ के केवल उस टॉपिक के बारे में जब आप सोचोगे, उस चीज़ के बारे में सोचोगे, तो आप बेहतर तरीके से उस चीज़ के बारे में सोच पाओगे। जब कोई छात्र कई काम एक साथ करने की कोशिश करता है, जैसे कि पढ़ाई करते समय मोबाइल का प्रयोग, तो उसकी जो संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, वो भटक जाती है। मतलब आप पढ़ाई भी कर रहे हो, साथ में फ़ोन भी चला रहे हो, यूट्यूब देख रहे हो, इंस्टाग्राम चला रहे हो और पढ़ाई भी कर रहे हो, तो इससे क्या होगा ना, आप ना तो प्रॉपर ढंग से पढ़ाई कर पाओगे, ना ढंग से प्रॉपर फ़ोन चला पाओगे। फिर आप एक चीज़ ही करने की कोशिश करोगे, फिर आप फ़ोन चलाने लग जाओगे, इंस्टाग्राम चलाने लग जाओगे। तो इंग्लिश में लिख रखा है, व्हेन स्टूडेंट मल्टीटास्क सच अ यूजिंग अ फ़ोन व्हाइल स्टडीइंग। वही कि फ़ोन चलाने के साथ-साथ पढ़ाई करना, तो जो इससे क्या होगा, जो उनका कॉग्निटिव प्रोसेस है ना, वो डिस्ट्रैक्ट होने लग जाएगा। इससे क्या होगा, इससे ना केवल अधिगम की गहराई कम होती है, बल्कि विश्लेषणात्मक सोच भी कमजोर हो जाती है। इसलिए शिक्षण वातावरण को ध्यान केंद्रित करने लायक बनाना चाहिए। मतलब जहाँ पे भी आप पढ़ाई कर रहे हो, जहाँ पे भी आप लर्निंग कर रहे हो, वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो इस तरीके से हो, जहाँ पे ध्यान केंद्रित हो सके। किसके लिए? पढ़ाई के प्रति। वैसे वहाँ पे शोर ना हो, स्पष्ट निर्देश हो, कुछ गतिविधियां के बीच एक टाइम दिया जाए बच्चों को, ताकि वो अपना और एक्टिविटीज कर सके, लंच कर सके, ब्रेक ले सके। इस तरीके की जो गतिविधियां हैं, ऐसे बीच बीच में अंतराल देने चाहिए। ये आपका 4 पॉइंट था। अब आपका 5th जो पॉइंट है आपका, प्रेरणा और अधिगम की अभिवृद्धि या फिर मोटिवेशन एंड लर्निंग एटीट्यूड। देखो प्रेरणा जो है, प्रेरणा क्या होता है? मोटिवेशन। जो मोटिवेशन है ना, वो हमारी लर्निंग का जो एटीट्यूड है, जो लर्निंग की जो सीखने की जो एक क्षमता है ना, उसे और बढ़ाता है। जब हमें दूसरी चीज़ों से मोटिवेशन मिलता है, तो इससे क्या होता है, हमें आने जो एनर्जी है ना, वो बढ़ती है। यदि कोई छात्र को सीखने की ईमानदारी जिज्ञासा है, तो वह ना केवल अधिक सीखता है, बल्कि रचनात्मक रूप से सोचता है। मतलब अब किसी स्टूडेंट को किसी एक विशेष सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो इससे क्या होगा ना, वो उस सब्जेक्ट के प्रति उसका जो इंटरेस्ट है और बढ़ेगा। वो और नई-नई चीज़ें उस सब्जेक्ट के बारे में सीखने की कोशिश करेगा। और बिल्कुल इसके अपोज़िट, अगर किसी स्टूडेंट का किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में मन नहीं लगता, तो वो उससे दूर भागने की कोशिश करेगा। उसे पढ़ने का भी उसे बिल्कुल मन नहीं करेगा। तो जब हमारे अंदर एक इंटरेस्ट होता है, जब हमारे अंदर मोटिवेशन आती है किसी चीज़ को पढ़ने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए, तो हम उस काम को और बेहतर तरीके से कर पाते हैं। वहीं दूसरी ओर बाहरी प्रेरणा, देखो प्रेरणा 2 प्रकार की होती है। एक आंतरिक प्रेरणा जो हमें खुद से मिलती है, एक होती है बाहरी प्रेरणा, जिससे जो हमें दूसरों को देख के मिलती है। या फिर जैसे कि आपको कहा जाता है कि आप इतने अच्छे नंबर लाओगे तो आपको एक पुरस्कार दिया जाएगा, इतने अंक लाने पे आपको ये ट्रॉफी मिलेगी, आप ये प्रतियोगिता में लोग कम्पीट करोगे तो आपको ये इनाम दिया जाएगा। तो इस तरह की जो कॉम्पिटिशन होते हैं, ये भी मोटिवेशन को हमारे बढ़ाते हैं, लेकिन उनका प्रभाव जो है अल्पकालिक होता है। मतलब कुछ टाइम के लिए होता है ऐसे मोटिवेशन का जो प्रभाव, पर जो हमें आंतरिक अपने खुद से, जब हमें कोई मोटिवेशन मिलती है, खुद से जब कोई प्रेरणा मिलती है, वो जो प्रेरणा है, वो जो मोटिवेशन है, वो आपकी काफी लंबे टाइम के लिए होती है। जैसे एग्जाम्पल एक रहेगा कि आ स्टूडेंट स्टडिंग ओनली फॉर एग्जाम विल रिटेन लिमिटेड इन्फॉर्मेशन। यदि कोई छात्र के लिए परीक्षा के लिए पढ़ता है, तो बस सीमित जानकारी याद रखेगा, परंतु यदि वह इस विषय में रुचि रखता है, और मैंने आपको बताया कि उसे किसी सब्जेक्ट में बहुत इंटरेस्ट है, तो वो उस चीज के, उस सब्जेक्ट के बारे में बहुत अच्छे से बहुत सारी जानकारी इकट्ठा कर सकता है। ठीक है, ये आपको खत्म हो गया। आपका आपका जो 6th पॉइंट है, भावनात्मक स्थिति या फिर इमोशनल स्टेज। देखो मनोदशा का जो सीधा संबंध है ना, वो आपके लर्निंग के पेज, आपके सीखने के पेज से, आपकी थिंकिंग के पेज से, इन सब चीजों में आपके भावनात्मक स्थिति, आपके इमोशनल स्टेट का काफी महत्व होता है। देखो आपको छात्र भय से, कोई डरा हुआ छात्र है, कोई चिंता है किसी छात्र को किसी चीज की, या फिर कोई छात्र ऐसा है जो बहुत गुस्से में रहता है, तो उसका जो मस्तिष्क है, जो उसका दिमाग है ना, वो अलग तरीके से काम करने की कोशिश करेगा। उससे क्या होता है, वो उसकी जो सोचने समझने की जो क्षमता है ना, वो काफ़ी कम हो जाती है। आपने देखा ही होगा, जो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ज़्यादा इमोशनली तौर पे, भावनात्मक तौर पे सोचते हैं, वो इन सब कारणों के कारण, भावनात्मक सोचने के कारण एक सही डिसीज़न वो नहीं ले पाते। वो ऐसे डिसीज़न लेने लग जाते हैं जो उनके खिलाफ, उनके लिए गलत होता है। मान लो यदि कि शिक्षक कक्षा में कठोर व्यवहार करे, उपहास उड़ाए या दंडात्मक दृष्टिकोण अपनाए, तो इससे क्या होगा, छात्र है ना, वो संकोच करने लगेंगे प्रश्न पूछने में। कोई ऐसा टीचर है आपका जो आपको छोटी-छोटी बातों पे डाँटने लग जाए, आपने कोई क्वेश्चन करा, तो वो आपको डाँटता है कि इतनी बार समझाया, वो नहीं आया तुम्हें, इस तरह के क्वेश्चन करे, इस तरीके से डाँटे, तो इससे क्या होता है ना, तो बच्चे जो है ना, वो क्वेश्चन पूछने में अपनी क्लास में इस चीज़ों से वो डरने लगेंगे। और इसके बिल्कुल अपोज़िट, जहाँ पे सकारात्मक भावनात्मक परिवेश होता है, आप पॉजिटिव इमोशनल एनवायरनमेंट जहाँ पे होता है, वहाँ पे स्टूडेंट भी एक सेफ महसूस करते हैं, रिस्पेक्टेड महसूस करते हैं, और वो एनकरेज बोथ लर्निंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। मतलब जहाँ पे छात्र स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है, सम्मानित महसूस करता है, वहाँ पे वो अधिगम और चिंतन को प्रोत्साहित देता है। मतलब वो चिंतन और जो हमारा अधिगम है, जो लर्निंग है, उस चीज़ के लिए और प्रमोट करता है अपने आप को।
अब आपका जो 7 पॉइंट है, सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश या फिर सोशल कल्चरल कंटेक्स्ट। देखो जो विगोस्की हैं, उनके अनुसार उनका मानना था कि जो लर्निंग इज अ सोशल प्रोसेस, जो सीखना सामाजिक प्रक्रिया है। जो हम लर्न करते हैं, जो हम सीखते हैं, वो कहाँ से सीखते हैं? समाज से। तो सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है। विद्यार्थी का जो परिवार है, जो उसका मित्र है, जो फ्रेंड का ग्रुप है, जो संस्कृति है, जो कल्चर है, जो परंपराएं हैं, जो उसके ट्रेडिशंस हैं, उसकी लैंग्वेज है, ये सारी चीजें जो है, ये उसकी थिंकिंग को शेप देती है, थिंकिंग को आकार देती है, उसकी जो सोचने की क्षमता है, उस चीज को वो आकार देती है। देखो एक स्टूडेंट जिस परिवेश में रहता है, अपने परिवार, उसका परिवार कैसा है, वो किस परिवार में रहता है, उसका परिवार का जो माइंड है वो किस तरीके का, इसके घर के लोग कैसे पॉजिटिव सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, किस तरीके का बिहेव करते हैं, वही जो गुण है, वही उस स्टूडेंट के अंदर, उस बच्चे के अंदर भी देखने को मिलेंगे। उसका भी जो सोचने समझने का तरीका, वो भी अपने परिवार की तरह वो बदल है। उसका जो मित्र का ग्रुप है, जिसके फ्रेंड्स का ग्रुप है, वो कैसा है, उसकी जो ट्रेडिशंस हैं, वो किस तरीके के मनाए जाते हैं, उस तरीके की जो मानसिकता है, वही बच्चों की मानसिकता के अंदर हमें देखने को मिलती है। यदि मान लेते हैं जो छात्र का जो परिवेश है, वो संवादात्मक है, सहायक है, विचारात्मक है, तो उसकी जो अधिगम, जो उसकी सीखने की जो क्षमता है, वो उसमें हमें काफी वृद्धि देखने को मिलती है। ठीक है, इसके बिल्कुल अपोजिट, यदि वातावरण प्रतिबंधात्मक है, डर आधारित है, रटने पर केंद्रित है, तो उसकी जो सोचने की जो क्षमता है, वो एक लिमिटेड हो जाएगी, काफी कम हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पे लेकर कहा, उदाहरण लेकर कहा है कि एक ऐसा घर जहाँ माता पिता बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, वहाँ बच्चा आलोचनात्मक और सोचना विचार को आत्मसात करता है। मतलब एक एक ऐसी फैमिली है, एक ऐसा हाउस होल्ड है, जहाँ पे जो पेरेंट्स है वो एनकरेज करते हैं, बढ़ावा कर देते हैं अपने बच्चों को कि आप प्रश्न पूछो, आप क्वेश्चन करो, अपने टीचर से करो, हमसे करो। इससे क्या होगा, जो बच्चा होगा उसकी जो थिंकिंग की जो माइंड है, वो और बढ़ता चले जाएगा। अब 8वां है हमारा, तकनीकी संसाधनों की उपलब्धता और प्रभाव और एक्सेस टू टेक्नोलॉजी एंड इट्स इम्पैक्ट। आज जो डिजिटल शिक्षा का जो युग है, इसमें तकनीकी अधिगम, चिंतन, दोनों चीजों को इसलिए काफी एक्सपेंड करा है, काफी विस्तृत करा है, क्योंकि जो ऑडियो विजुअल लर्निंग प्लेटफॉर्म, एनिमेशन इत्यादि छात्रों को जटिल विषयों को समझने में काफी सहायता करता है। देखो आजकल में जो पढ़ाई में ये जो ई प्लेटफॉर्म्स आए हैं, जो एनिमेशंस के द्वारा जब टीचर हमें समझाने लग जाते हैं, इन सब चीज से क्या होता है, पढ़ने में बच्चों का जो मन है ना, वो और लगने लगा है। परंतु तकनीकी अधिभार, ओवरलोड या अत्यधिक जो व्याकुलता है, जो डिस्ट्रैक्शन है, चिंतन को सतही बना देती है। छात्र जब गूगल से तुरंत उत्तर प्राप्त करता है, तो वह स्वयं सोचने की प्रक्रिया से वंचित हो जाता है। देखो किसी भी चीज के एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों ही होते हैं। तो ऐसी अब जो टेक्नोलॉजी आ गई, इसके जरिए छात्र पढ़ाई में तो मन लगा ही रहे, पर इसके साथ साथ अब उन्हें कोई समस्या जब उन्हें देखने को मिलती है, कोई उनसे क्वेश्चन हल नहीं होता, उसका सोल्यूशन नहीं कर पाते, तो तुरंत गूगल कर लेते हैं, अब उन्हें तुरंत सोल्यूशन मिल जाता है। तो इससे क्या होता है, वो अपना दिमाग लगाना, अपनी जो एक थिंकिंग है उस क्वेश्चन को लेके वो करने की कोशिश ही नहीं करते हैं, जिससे क्या होता है, उनका जो दिमाग, जो उनका जो माइंड है, वो एक लिमिटेड होता जा रहा है, एक सीमित होता जा रहा है, वो दूसरी चीजों पर डिपेंड होता जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा जैविक और शारीरिक स्वास्थ्य या फिर बायोलॉजिकल एंड फिजिकल हेल्थ। देखो अधिगम और चिंतन केवल मानसिक क्रिया नहीं होते हैं। थिंकिंग एंड लर्निंग आर नॉट ओनली मेंटल एक्टिविटीज, वे शारीरिक स्वास्थ्य पर भी निर्भर करते हैं। उचित नींद, पोषण, व्यायाम, मानसिक तेज ताजगी, मस्तिष्क की कार्य क्षमता बढ़ती है। मतलब बेसिकली जो आपकी जो थिंकिंग है, जो लर्निंग है, वो केवल आपकी मेंटल एक्टिविटीज नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ फिजिकल हेल्थ, प्रॉपर न्यूट्रिशन, स्लीप, एक्सरसाइज एंड मेंटल फ्रेशनेस, इन सब चीजों पे भी आपकी थिंकिंग लर्निंग डिपेंड करती है। यदि बच्चा बीमार है, थका हुआ है, ध्यान से संबंधित विकार है, इन सब चीजों से पीड़ित है, तो उसकी जो अधिगम है, जो सीखने की क्षमता है, वो काफी धीमी हो जाती है। इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। अगर बच्चे की स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उसको कोई हेल्थ इशू है, तो वो सही तरीके से सीख नहीं सकता है। अगर उसकी प्रॉपर नींद ले ली जाती है, वो सोता नहीं है ढंग से, तो उससे क्या होगा, उसका जो दिमाग है ना, वो थोड़ा कम काम करने लग जाएगा, वो सोचना समझना वो प्रॉपर तरीके से वो नहीं कर पाएगा। लास्ट में आप एक कंक्लूजन और ऐड कर दीजिएगा, आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है, हमसे पूछा जा रहा है कि अभिप्रेरणा शब्द से आप क्या समझते हैं, जो शब्द है इसका क्या मीनिंग है, यह हमें समझाना है। इसके साथ साथ हमें एग्जाम्पल देने हैं कि बाह्य और आंतरिक अभिप्रेरणा के बीच क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या अंतर होते हैं। जैसे इंग्लिश में लिख रहा है कि व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म मोटिवेशन एंड एनालाइजेस द डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल मोटिवेशन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। देखो अभिप्रेरण का मतलब सिंपली मोटिवेशन होता है, तो मोटिवेशन के बारे में आपको इस क्वेश्चन के अंदर आपको बेसिकली समझाना है। और मोटिवेशन दो तरीके की होती है, बाह्य और आंतरिक, इन दोनों के बारे में आपको समझाना है। ठीक है, सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा अभिप्रेरणा
शब्द से आप क्या समझते हैं, या फिर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म मोटिवेशन। देखो जो अभिप्रेरण मोटिवेशन, मोटिवेशन का मतलब पता है क्या होता है, जब दूसरे लोग या फिर कोई और चीज हमें किसी चीज को करने के लिए प्रोत्साहित करती है कि हाँ ये चीज हम कर सकते हैं। तो देखो मोटिवेशन जो है ना एक मानसिक एवं भावनात्मक प्रक्रिया है जो किसी व्यक्ति को किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। वही चीज मैंने आपको बताई, ये जो एक प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति किसी भी काम को करने के लिए प्रेरित होता है। जैसे मोटिवेशन इज अ साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल प्रोसेस दैट ड्राइव्स एन इंडिविजुअल टू परफॉर्म अ सर्टेन टास्क। मतलब वो कोई व्यक्ति किसी काम को करने के लिए प्रेरित होता है। और ये जो उसको मोटिवेशन है इसे आंतरिक रूप से बाह्य दोनों रूप से मिल सकता है। हो सकता है वो अपने आप से प्रेरित होकर अपने आप से मोटिवेशन पाकर उस चीज को काम करने के लिए प्रेरित होता है, और ये भी हो सकता है कि वो दूसरा व्यक्ति कोई बाहरी चीज उसे प्रेरित करते मोटिवेट करती है उस काम को करने के लिए। तो देखो जो अभिप्रेरणा है ना तो हमारे व्यवहार का कारण है जो तय करता है कि हम क्या करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं और इससे किस हद तक के लिए तैयार होते हैं। मतलब बेसिकली इस चीज में हमें यही समझ में आता है कि हम किसी काम को करने के लिए किस हद तक जा सकते हैं, ये काम हमारे लिए कितना जरूरी है। उन सब चीजों से ही हमें उस चीज को करने के लिए, उस काम को करने के लिए मोटिवेशन मिलती है। अब जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी लेकर कहा, उदाहरण भी लेकर कहा है कि कल्पना कीजिए कि एक बच्चा रोज सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करता है। यह कार्य कोई भी कर सकता है, लेकिन इस विशेष बच्चे के पढ़ने के पीछे के कारण क्या हो सकते हैं। जैसे कि आप ही हैं, आप ही इमेजिन कर ले कि आप सुबह सुबह उठ के बहुत जल्दी उठते हैं और पढ़ाई करते हैं। आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं सुबह उठ के? हो सकता है आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कुछ कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो एग्जाम आपके लिए काफी जरूरी है, काफी महत्वपूर्ण है। तो वो जो एग्जाम है वो आपको मोटिवेट कर रहा है सुबह उठकर पढ़ने के लिए। ऐसे मैंने एग्जाम्पल में लिखा है कि वह डॉक्टर बनना चाहता है। मान लो वो जो बच्चे सुबह सुबह जल्दी उठ के पढ़ रहा है वो डॉक्टर बनना चाहता है। डॉक्टर बनने के लिए तो आपको बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी, पढ़ाई करने के लिए आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। इसलिए डॉक्टर बनने के लिए वो सुबह सुबह उठकर जल्दी उठता है, नींद को अपनी सेक्रीफाइस करता है, पढ़ाई करता है। तो ये जो चीजें कोई इसे जबरदस्ती नहीं करा रहा है, वो अपनी इच्छा से अपनी मर्जी से सुबह उठकर पढ़ाई कर रहा है, तो उसके ऊपर कोई प्रेशर भी नहीं है किसी चीज को लेकर। और सेकंड रीजन हो सकता है कि या फिर वह पढ़ाई इसलिए करता है क्योंकि उसके माता पिता ने कहा है कि यदि वह अच्छे अंक लाएगा तो उसे कोई साइकिल मिलेगी, या हो सकता है वो कोई इनाम के लिए, कोई गिफ्ट के लिए पढ़ाई कर रहा हो। तो ये जो रीजन है, ये सब चीज, कोई गिफ्ट पाना भी उसे मोटिवेट कर सकता है, कुछ बनना उसे मोटिवेट कर सकता है। ये सब रीजन है, ये आपको मोटिवेट करते हैं किसी भी काम को करने के लिए। पढ़ाई करना, देखो जो उदाहरण जो मैं आपका एग्जाम्पल है इसमें मेन काम एक ही है, आपको करनी पढ़ाई है, पर इसके पीछे जो प्रेरणा है, जो मोटिवेशन है, वो अलग अलग हो सकती है। पहली जो प्रेरणा मैंने आपको दी है ये आंतरिक है, मतलब आपकी खुद ही इच्छा है कि मैं सुबह उठूं और पढ़ूं, इसलिए मैं क्योंकि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। और जो दूसरी प्रेरणा है वो आपकी फैमिली वाले, आपके घर वाले आपको गिफ्ट दे रहे हैं, इस रीजन से आप पढ़ रहे हैं। तो ये दो मोटिवेशन हो गई, एक आंतरिक और एक बाह्य। अब जो आंतरिक और जो बाह्य प्रेरणा है, इन दोनों को हम एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। अभी प्रेरणा के प्रकार आंतरिक और बाह्य, या फिर टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो सबसे पहला जो हमारा आंतरिक अभिप्रेरणा या फिर इंटरनल मोटिवेशन, देखो ये प्रेरणा बेसिकली वो होती है जब व्यक्ति के भीतर से, मतलब खुद जब व्यक्ति को कुछ लगता है कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ, मेरे अंदर कैपेबिलिटी है, मैं ये कर सकता हूँ, जो खुद जानता है कि उसको अंदर से प्रेरणा मिलती है, अंदर से उसे मोटिवेशन मिलती है, तो ये होती है आपकी आंतरिक अभिप्रेरणा। इसमें व्यक्ति किसी भी काम को करने के लिए, अ पर्सन एंगेज इन अ टास्क बिकॉज दे एंजॉय डूइंग इट। मतलब बेसिकली व्यक्ति किसी भी काम को करने के लिए या फिर किसी भी काम को इसलिए करता है क्योंकि उसे वो काम करने में मजा आता है, उस काम को करने में उसे आनंद आता है, वह कार्य स्वाभाविक रूप से उसको रुचि का हिस्सा, मतलब वो बेसिकली उस काम को करने में उसे अच्छा लगता है, इसलिए वो काम करता है। इस काम को करने के लिए आपको बेसिकली बाहर से कोई इनाम नहीं मिलता, कोई दंड नहीं मिलता है, बल्कि ये आपकी इच्छा है, आपकी खुद का मन है इस काम को करने के लिए, आप इसलिए आप उस काम को करते हैं। मतलब आपके अंदर से किसी उस काम को करने के लिए एक मोटिवेशन आती है। जैसे मैंने एग्जाम्पल्स भी लिख रखे हैं यहाँ पे कि मान लीजिए एक छात्र नियमित रूप से विज्ञान की किताबें पढ़ता है क्योंकि उसे प्रकृति के रहस्यों को जानने की गहरी उत्सुकता है, मतलब प्रकृति के बारे में, नेचर्स के बारे में जानना चाहता है, तो इसलिए वो उन बुक्स को पढ़ रहा है। ना कि आपके स्कूल वाले से आपको फोर्स कर रहे हैं कि नहीं पढ़ो, आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं पढ़ो। तो इसको बेसिकली किसी के द्वारा फोर्स नहीं किया जा रहा, आपकी खुद की इच्छा है, आपको पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना मत पढ़ो। बट वो जो बच्चा है, जो व्यक्ति है, वो नेचर्स के बारे में जानना चाहता है, तो इसलिए उस चीज को पढ़ता है, अपने ज्ञान को, अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहता है, इसलिए वह बिना किसी परीक्षा पुरस्कार की चिंता किए उस टॉपिक्स को, उस सब्जेक्ट को पढ़ता है। इसी तरह एक चित्रकार दिन भर चित्र बनाता है क्योंकि उसे रंगों में खेलना और कल्पनाओं को कागज में उतारना अच्छा लगता है, ना कि इसलिए कि उसे पैसे मिलेंगे। जो कोई पेंटर होता है वो बेसिकली पेंटिंग्स बनाता है, वो बेसिकली इसलिए बनाता है क्योंकि उसको वो अच्छा लगता है पेंटिंग करना, नई नई पेंटिंग बनाना, नए नए चित्र बनाना उसे अच्छा लगता है, इसलिए पेंटिंग बनाता है, ना कि उसे उस सब चीज के लिए पैसे ही मिल रहे हैं। क्योंकि बहुत से ऐसे पेंटर होते हैं जो पैसे भी निकालते सिर्फ पेंटिंग करने के लिए, सिर्फ आर्ट अपने दिखाने के लिए ही पेंटिंग्स बनाते हैं। अब इसके कुछ विशेष लक्षण है
अब उन्हें हम पढ़ लेते हैं करके। देखो यह प्रेरणा स्वाभाविक रूप से आती है, बाहरी कारकों से नहीं। मतलब बेसिकली ये जो प्रेरणा है, जो मोटिवेशन है, ये आपको आपके अंदर से आती है, ना कि किसी बाहरी चीज को देखकर। ये व्यक्ति को आत्मसंतोष देती है, मतलब इसमें व्यक्ति को एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। और जो अंदर से प्रेरणा आती है, जो वो खुद से प्रेरणा मिलती है, वो काफी लंबे समय के लिए लॉन्ग लास्टिंग होती है। इसके साथ साथ इसमें रचनात्मक और नवीनता और आत्मविकास को बढ़ावा मिलता है। इट प्रमोट क्रिएटिविटी, इन्वेंशन एंड पर्सनल डेवलपमेंट। ठीक है, ये आपकी आंतरिक प्रेरणा थी। अब जो हमारी बाह्य प्रेरणा है, जो हमारी एक्सटर्नल मोटिवेशन है, अब हम इसे पढ़ेंगे। तो बाह्य प्रेरणा एंड एक्सटर्नल मोटिवेशन। देखो बाहरी प्रेरणा मैंने आपको सिंपली बता ही देता हूँ कि वो प्रेरणा होती है जिसमें हम किसी चीज को देख करके हमें एक तरीके से लालच थी कि अगर हमने ये काम करा तो हमें ये पुरस्कार मिलेगा, अगर हमने ये काम करा तो हमारी तारीफ की जाएगी, नहीं तो हमें पनिशमेंट मिलेगा, या किसी डर से, किसी के फियर से। इन सब चीजों के कारण से हम अपना जो काम है वो करते हैं। इस ऐसे जो काम होते हैं अपने स्वयं के आनंद के लिए नहीं, बल्कि जो उस कार्य को करने से जो हमें परिणाम मिलेगा उससे प्रेरित होकर उस काम को हम करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप पे एक विद्यार्थी केवल इसलिए पढ़ाई करता है ताकि उसके माता पिता उससे खुश हो। जैसे कि बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो पढ़ाई सिर्फ इसलिए करते हैं, या फिर एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट इसलिए चुनते हैं क्योंकि उनके घर वालों के द्वारा उन्हें फोर्स किया जाता है कि नहीं तुम इस सब्जेक्ट को लो, साइंस साइड लो, कॉमर्स लो, या फिर इन सब्जेक्ट को लो। और चाहे उस बच्चे को उस चीज में इंटरेस्ट हो या ना हो, अपने घर वालों के कारण उन चीजों को वो चुनते हैं। फिर तुम इतने नंबर लेकर आओ, हम तुम्हें ये गिफ्ट देंगे। ऐसे जो लालच है, इनके द्वारा बच्चों को मोटिवेट करने की कोशिश की जाती है। और ऐसी कोई खिलाड़ी अभ्यास करता है ताकि प्रतियोगिता जीत कर नाम और पैसा कमा सके, भले ही खेल प्रति उसके व्यक्तिगत रुचि सीमित हो। माने तो ऐसे बहुत से प्लेयर्स होते हैं जो केवल इसलिए खेलने की कोशिश करते हैं ताकि उन्हें पैसा मिले, नाम मिले, बाकी उनका खेल में ज्यादा इंटरेस्ट होता ही नहीं है। अब ये विशेष लक्षण है, ये प्रेरणा बाहरी दबाव मतलब बाहरी रीजन से, बाहरी चीजों से हमें मिलती है। ये आप देख सकते हो अल्पकालिक होती है, मतलब कम समय के लिए होती है। ये बेसिकली कुछ ज्यादा समय के लिए नहीं। आपको आपका गिफ्ट मिला, आपको इनाम मिला, आपकी प्रेरणा वहां से खत्म उसका आपको लेके। ये कार्य के बजाय परिणाम पर केंद्रित होती है, मतलब आप जो काम करो उस चीज पे नहीं, आपको उस काम के बदले मिलेगा क्या, इस चीज पर निर्भर रहती है। जब तक बाहरी कार्य में उपस्थित रहता है, व्यक्ति कार्य करता है, हद तक रुचि खत्म हो जाती है। मतलब वही, जैसे आपको इनाम मिला, जैसे आपको गिफ्ट मिला, आपको उस चीज से, आपको उस काम से मन हट जाता है। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आंतरिक व बाह्य अभिप्रेरण में अंतर की गहराई से विवेचना, या फिर इन डेप्थ कंपैरिजन बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल मोटिवेशन। देखो प्रेरणा का स्रोत, सोर्स ऑफ मोटिवेशन। देखो आंतरिक अभिप्रेरण का स्रोत व्यक्ति का अंदरूनी अनुभव, मूल्य, रुचि, आनंद होता है। या फिर इंटरनल जो मोटिवेशन होता है, व्यक्ति अपने पर्सनल एक्सपीरियंस, वैल्यूज, इंटरेस्ट एंड जो इन सब चीजों से मोटिवेशन प्राप्त करता है। भाई एक्सटर्नल जो होता है ये कम्स फ्रॉम रिवर्स, पनिशमेंट और एक्सटर्नल प्रेशर, जो भारी दबाव होता है, जो दंड मिलना होता है, या फिर जो हमें गिफ्ट दिया जाता है, इन सब चीजों में प्रेरणा मिलती है। ठीक है, अब जो कार्य के प्रति दृष्टिकोण या फिर अप्रोच टूवर्ड्स इन टास्क। देखो आंतरिक प्रेरणा से प्रेरित जो व्यक्ति होता है अपने काम में डूबा रहता है। मान लो जिसे जो काम करने में मजा आ रहा है, वो तो उस काम को अच्छे से करेगा, पूरे मजे से करेगा। बट जिसको काम करने के लिए एक फोर्स किया जा रहा है कि नहीं ये काम आपको करना पड़ेगा, चाहे उस व्यक्ति को उसमें कोई मन भी ना हो, कोई इच्छा भी ना हो, तो वो काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएगा। तो ये एक्सटर्नल होता है, ये आपका इंटरनल होता है। और ऐसी स्टेबिलिटी एंड इम्पैक्ट या फिर स्थायित्व और प्रभाव, तो वो आंतरिक प्रेरणा और अधिक स्थायी होती है और आत्म अनुशासन पैदा करती है। और वहीं जो बाह्य प्रेरणा होती है वो अस्थायी होती है। जैसे लाभ या धन समाप्त होता है, व्यक्ति की रुचि भी घट जाती है। ठीक है, और इम्पैक्ट इन एजुकेशन, शिक्षा और कार्य क्षेत्र में प्रभाव। देखो शिक्षा शोध दर्शाता है कि आंतरिक रूप से जो प्रेरित व्यक्ति होता है, जो विद्यार्थी होता है, रचनात्मक और आत्मनिर्भर और आलोचनात्मक सोच वाले होते हैं। वहीं जो बाह्य प्रेरणा से प्रभावित तो अच्छे होते हैं। बाह्य जो प्रेरणा होती है वो प्रारंभिक परिणाम तो हमें दिला सकती है, लेकिन यदि आंतरिक अभिप्रेरणा विकसित ना हो तो प्रदर्शन में गिरावट हो सकती है। ठीक है, ये आपका लास्ट में आप कंक्लूजन और ऐड कर दीजिएगा, निष्कर्ष और ऐड कर दीजिएगा, आपको क्वेश्चन आपके कंप्लीट होता है। हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें ये समझाना है कि जो बच्चों में संज्ञानात्मक विकास होता है, उसके अंदर जो सामाजिक और सांस्कृतिक चीजें होती हैं, उसका क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये चीज हमें एक तर्क के साथ समझानी है। आई थिंक इसमें डू यू एग्री दैट सोशल कल्चर एनवायरनमेंट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन चिल्ड्रन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो देखो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। देखो संज्ञानात्मक विकास का क्या मतलब होता है मैं आपको पहले भी बता ही चुका हूँ, पर देखो एक बार दोबारा बता देता हूँ। जो बच्चों की सोचने, समझने, सीखने, स्मृति, भाषा या फिर जो डिसीजन मेकिंग होता है, ये सब जो चीजें हैं यही संज्ञानात्मक विकास होती हैं, जिसमें बच्चा कैसे सोचता है, कैसे चीजों को हल करता है, या फिर किस तरीके से वो चीजें सीखता है, या फिर उसका डिसीजन मेकिंग कैसा है, ये सब जो होता है ना, इसी को हम संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। तो देखो ये संज्ञानात्मक विकास है ना आपका, ये आपके सामाजिक परिवेश और सांस्कृतिक तत्वों, आपके पारिवारिक वातावरण, विद्यालय व्यवस्था और भाषा संवाद के प्रभाव, इन सब चीजों से बेसिकली बनता है। ये जो सिद्धांत है बेसिकली दिया किसके द्वारा गया है, व्योगत्स्की, इनके द्वारा ये सिद्धांत जो है
बेसिकली दिया गया है। ठीक है, अब सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट ये है, जो हमारा संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक निर्णयात्मक सल या फिर इंग्लिश में द सोशल कंस्ट्रक्टिव नेचर ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये कुछ जो बच्चे होते हैं ना, जो एक बचपना होता है उसके में जो बच्चे होते हैं वो ज्यादातर जल्दी से चीजों को सीखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उस टाइम में उनकी एक एनर्जी जो होती है उनमें ज्यादा होती है। पर कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा अपने समाज से कटकर, अपनी संस्कृति से कटकर कभी भी कुछ भी नहीं सीख सकता। उनका जो दिमाग है, जो उनका ब्रेन है, वो बेसिकली समाज में रहते हुए ही डेवलप होता है। जब बच्चा अपने टीचर से बात करता है, किसी समस्या से रिलेटेड, अपने साथियों से, अपने दोस्तों से बात करता है, अपनी जो समस्या है, अपनी जो परेशानी है, वो एक दूसरे को बताता है। इससे क्या होता है, जो अलग अलग विचार हैं, जो अलग अलग लोगों के विचार हैं, वो हमें देखने को मिलते हैं। इससे एक बच्चे के पास नए नए विचार आते हैं, जिन विचारों से वो और चीजें सीखता है। देखो जो Vygotsky है ना, इनका मानना है कि जो संज्ञानात्मक प्रक्रिया हो, यह जो कॉग्निटिव प्रोसेस होता है ना, पहले सोशल सामाजिक रूप से होती है और उसके बाद ये इंटरनल या बच्चे के अंदर आंतरिक रूप से आ जाती है। जैसे उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल भी लिख रखा है कि एक बच्चा गिनती सीखता है, गणना करना सीखता है, तो पहले माता या पिता या शिक्षक की मदद से करता है। वो गिनती उसके घर वाले से सिखाते हैं सबसे पहले, या फिर वो स्कूल जाएगा तो स्टार्टिंग में स्कूल के टीचर्स उसे गिनती सिखाएंगे, और वो धीरे धीरे अपने आप ये करने लगेगा। फिर अपने आप उसे समझ में आ जाएगा गिनती कैसे होती है, गिनती कैसे लिखते हैं, कैसे करते हैं, तो वो चीजें अपने आप सीखने लग जाएगा। पहले उसे कोई और सिखाता है, उसके बाद वो खुद वो चीजें करने लग जाता है। ये जो प्रोसेस है ना, ये जो प्रक्रिया, इसे Vygotsky किस नाम से रेफर करते हैं, जर्नी फ्रॉम सोशल टू इंडिविजुअल, या फिर सामाजिक से व्यक्तिगत की यात्रा। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पॉइंट था। अब आपका जो सेकंड पॉइंट है, सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश, परिभाषा और घटक, सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट, डेफिनेशन एंड कंपोनेंट्स। वो सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में वे सभी तत्व आते हैं कि आसपास का जो एनवायरनमेंट है, उसके आसपास जो लोग रहते हैं, वो सभी लोग बच्चे के सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश के अंदर आते हैं। जैसे कि फैमिली हो गई, इसका परिवार हो गया, परिवार के अंदर उसके पेरेंट्स, के ग्रैंड पेरेंट्स, उसके भाई बहन, सिबलिंग्स, ये सब आएंगे। भाषा और संप्रेषण के तरीके, उसके घर में किस तरीके से बात की जाती है या फिर वो किस लैंग्वेज का यूज करते हैं बात करने के लिए, उसके एरिया की जो लोकल कल्चर है, जो ट्रेडिशन है, जो कस्टम्स हैं, या फिर हिंदी में जो स्थानीय संस्कृति परंपराएं, जो रीति रिवाज यहाँ फॉलो की जाते हैं, जो धार्मिक और नैतिक मूल्य हैं, जो स्कूल और शिक्षक की जो शिक्षक प्रणाली है, जो समुदाय और सामाजिक संस्थाएं हैं, ये सब जो है ये आपके सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश के इंपॉर्टेंट तत्व होते हैं या फिर इंपॉर्टेंट घटक होते हैं, और इन सबका बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में काफी इंपॉर्टेंट रोल वो होता है। अब थर्ड है हमारा, अब जो बेसिकली इनका सिद्धांत है, उस सिद्धांत के बारे में हम पढ़ते हैं। देखो ये विचार इन्होंने ये सिद्धांत कब दिया था, 1896 से 1934 के बीच में। ये जो इनका आइडिया है, इन्होंने प्रेजेंट किया था कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज लार्जली द रिजल्ट ऑफ द चाइल्ड इंटरेक्शन विथ मेंबर ऑफ दिस और हर कल्चर। इनकी प्रमुख अवधारणा क्या थी, GZPD, यानी कि जोन ऑफ प्रोविंशियल डेवलपमेंट, यानी कि इसके विकास क्षेत्र। मतलब इसमें उन्होंने ये समझाया कि उसके आसपास जो सबसे करीब लोग रहते हैं, वो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में रोल निभाते हैं। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल भी लिख रखा है यहाँ पे कि बच्चा पहाड़ों के नाम नहीं जानता, लेकिन शिक्षक की सहायता से वह उन्हें पहचानना और याद करना सीखता है। जैसे कि देखो ये वो काम होते हैं, फिर वो चीजें होती हैं जहाँ बच्चा अकेले कार्य नहीं होता, बल्कि किसी की हेल्प के द्वारा, अपने माता पिता की हेल्प के द्वारा, अपने शिक्षक या मित्रों की हेल्प के द्वारा से काम करना सीखता है। ठीक है, ऐसी सहारा देना, यह एक शिक्षण तकनीक है जब वैसे पहले बच्चे को मार्गदर्शन देता है। मतलब जो आपके पेरेंट्स हैं, जो आपके टीचर्स हैं, वो पहले बच्चों को गाइड करेंगे कि आपको ये काम कैसे करना है। फिर जैसे जैसे बच्चा जो सीखने लग जाता है, चीजों को समझने लग जाता है, वो जो सहारा, वो जो हेल्प उसे दी जा रही थी, वो सब हटा दी जाती है, क्योंकि बच्चा जो है अब आत्मनिर्भर हो गया होता है, अब वो अपना काम खुद कर सकता है। ऐसी सांस्कृतिक औजार, कल्चरल टूल्स, देखो इनका मानना था कि जो भाषा, चिन्ह, प्रतीक की गणना आदि ऐसे औजार हैं जिनके माध्यम से बच्चा समाज से ज्ञान ग्रहण करता है। अब आपको जो फोर्थ पॉइंट है, सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश के प्रभाव को समझने वाले कुछ वास्तविक उदाहरण है या फिर रियल लाइफ एग्जांपल एक्सप्लेनिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल कल्चर एनवायरमेंट। देखो भाषा का प्रभाव, देखो भाषा केवल संप्रेषण का माध्यम नहीं होता है, लैंग्वेज इज नॉट अ टूल और कम्युनिकेशन, बल्कि संज्ञानात्मक विकास का भी एक मूल कंपोनेंट होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में कोई व्यक्ति है, कोई बच्चा है, तो दो लैंग्वेज बोलता है, एक हिंदी भी बोलता है, एक मराठी भी बोलता है, या फिर उसको और भी लैंग्वेज आती होगी, तो वो जो बच्चा है ना, उसकी जो सोचने की क्षमता है, जो उसका थिंकिंग की जो पावर है, वो और ज्यादा फास्ट होगी, और ज्यादा तीव्र होगी, वो और अच्छी तरीके से चीजों को समझ सोच पाएगा, क्योंकि उसके पास और लैंग्वेजों का ज्ञान है, दूसरी लैंग्वेजों का भी ज्ञान है। ऐसी सांस्कृतिक और सोचने का ढंग, देखो कुछ संस्कृति समूह पर निर्णय पर जोर देती है, जैसे भारत, जापान,
जबकि कुछ व्यक्तिगत स्वतंत्रता जैसे अमेरिका, यहाँ संस्कृति बच्चों की तर्कशील समस्या समाधान और प्राथमिकताओं को प्रभावित कर देती है। देखो आपकी जो संस्कृति, आप जिस कल्चर में रहते हो, जैसे आपका समाज का वातावरण है, इन सब चीज़ों का भी ना आपके सोचने समझने की शक्ति पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। ऐसी परिवार की भूमिका, रोल ऑफ फैमिली, देखो फैमिली का आपके मानसिकता पर, आपके विचार पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि आपके जो फैमिली का जो एनवायरनमेंट है, अगर वो अच्छा होगा तो आपका भी जो माइंड होगा, जो आपकी सोचने समझने की क्षमता होगी, वो भी एक अच्छी होगी। और आपके फैमिली का जो माहौल है, अगर वो खराब रहेगा, तो ऐसे में क्या होता है, बच्चे के माइंड पर भी इससे भी काफ़ी प्रेशर पड़ता है और वो भी सही तरीके से डिसीजन लेना वो सब नहीं कर पाता है। अब आपका जो 5वां पॉइंट है, आधुनिक शोध और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण या फिर मॉडर्न रिसर्च एंड साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स। सबसे पहले बारबरा रोगोक 1990। देखो इनका मानना था कि जो बच्चे हैं, जो चिल्ड्रंस है, उनका सांस्कृतिक समुदाय के सक्रिय प्रतिभागी होते हैं। मतलब जो बच्चे होते हैं वो आपकी सांस्कृतिक समुदाय के एक सक्रिय प्रतिभागी के रूप में काम करते हैं। बच्चे जो हैं वही समाज के अंदर ज्ञान का निर्माण जो है वो करते हैं। ऐसी बर्नर, इन्होंने क्या बताया, देखो उन्होंने ये बताया कि भाषा और संवाद के माध्यम से, मतलब जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, जो कम्युनिकेशन है, उसके जरिए ही बच्चा केवल सोच अपनी जो है, अपनी जो थिंकिंग है, उसे डेवलप कर सकता है और इसके जरिए ही वो सामाजिकता, कल्पनाशीलता, निर्णय क्षमता, ये सब भी वो चीजें इसी के जरिए लर्न करता है। ठीक है, ऐसी स्क्रिबनर 1974 फिर 1974। देखो इनका मानना था कि जो स्कूल से बच्चा शिक्षा प्राप्त करता है, उसकी जो स्मृति है, जो उसकी जो सोचने समझने की क्षमता है ना, वो एक गांव के स्कूल में पढ़ने वाले स्कूल के बच्चे से काफी अलग होती है, जो कि सही बात भी है, क्योंकि स्कूल में एक बच्चा बहुत सारी फैसिलिटीज के साथ पढ़ रहा है, बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीख रहा है। गाँव में कम फैसिलिटी के साथ, कम सुविधाओं के साथ एक बच्चा पढ़ रहा है, तो उसके पास एक सीमित ज्ञान होगा, सीमित इंफॉर्मेशन होगी किसी भी टॉपिक पे, उसके पास ज्यादा जानकारी नहीं होगी। ऐसी विद्यालय और सामाजिक वातावरण की भूमिका, द रोल ऑफ स्कूल एंड सोशल एनवायरनमेंट। देखो विद्यालय में शिक्षक जिस लैंग्वेज का, जिस तरीके से पढ़ाने का, जिस मेथड का वो यूज करता है, वह बच्चों को सोचने समझने के तरीके को काफी इफेक्ट करती है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में, वो अपने स्कूल के 9वीं क्लास के अंदर टीचर ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराए जो काफी समस्यादायक, तो मतलब कोई जिससे सॉल्व करने में काफी समस्या है। तो इससे क्या होगा कि बच्चे उस चीजों को और एनालिसिस करेंगे, उसका और विश्लेषण करेंगे और इससे उनकी जो किसी भी चीज को सोचने की जो क्षमता है, जो डिसीजन मेकिंग की जो स्किल्स है, वो और बढ़ सकती है। और यदि शिक्षक जो है वो सहयोगात्मक अधिगम, मतलब सहयोगात्मक का मतलब होता है कि सपोर्ट करना, अगर वो इस तरीके की लर्निंग पे ध्यान दे कि अपने टीचर, अपने स्टूडेंट का, अपने बच्चों का सपोर्ट करे, तो इससे क्या होगा कि बच्चे जो टीम वर्क जैसी जो क्षमताएं हैं, उनके अंदर ये सब चीजें डेवलप हो सकेंगी। साथ में हमारा समकालीन सामाजिक सांस्कृतिक चुनौतियां या फिर कंटेम्प्रेरी सोशल कल्चरल चैलेंजेस। देखो आज के समय मोबाइल, टीवी, सोशल मीडिया, ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म जो उपलब्ध है ना, तो ये भी बच्चे के सामाजिक परिवेश का एक काफी महत्वपूर्ण हिस्सा बनते जा रहे हैं, क्योंकि वे भाषा, सोच, धैर्य, इन सब चीजों को काफी इफेक्ट, काफी प्रभावित करते हैं। जैसे एक शहरी बच्चा जो बचपन से तकनीक से घिरा हुआ है, वह तकनीक की सोच और वैश्विक दृष्टिकोण में आगे हो सकता है। मान लो एक बच्चा है जो बचपन से, जिसने बहुत सारी टेक्नोलॉजी देखी हो, फोन देखा है, टीवी देखा है, जो आज के टाइम में तो एआई ये सब भी आ गई, ये सब चीजें देखी हैं। एक वैसा बच्चा जिसने जो गांव में रहता है, जिसने इतनी टेक्नोलॉजी ना देखी हो, जिसने क्या पता कहीं फोन ना देखा हो, टीवी ना देखा हो, ये सब चीजें अगर ना देखी हो, उस बच्चे के लिए तो वो सब चीजें नहीं होंगी। तो उसकी जो बुद्धि है, जो उसका संज्ञानात्मक विकास है, वो एक लिमिटेड चीजों तक ही रहेगा, क्योंकि उसने तो वैसी चीजें कभी देखी ही नहीं है। तो वही यहाँ पे भी लिखा गया है कि वही ग्रामीण परिवेश में पले बच्चे जो होते हैं, वो प्रकृति या फिर अनुभवात्मक ज्ञान, जो एक्सपीरियंस हमें मिलता है, तो सामाजिक संबंधों में समृद्ध हो सकते हैं। लास्ट में निष्कर्ष, ये कंक्लूजन और ऐड कर दीजिएगा, आपका क्वेश्चन अब कंप्लीट होता है। हमारे जो 5वां होता है ना, इस क्वेश्चन में बेसिकली यही समझाना है कि जो पुनर्बलन होता है, क्या इस चीज के अभाव में, इस चीज के अब्सेंस में कोई बच्चा कुछ चीज सीख सकता है, कुछ चीज लर्न कर सकता है। और इसके साथ साथ जो अल्बर्ट बंडू है, इनका जो सामाजिक सिद्धांत था, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत था, इस सिद्धांत के बारे में भी हमें इस क्वेश्चन में समझाना है। ये क्वेश्चन जो दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है, तो इसमें हमें उनके सिद्धांत की जो विशेषताएं हैं, उनके बारे में बताना है। जैसे कि इंग्लिश में भी लिखा पड़ा है कि डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ अल्बर्ट बंडू सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, इसका परिचय देख लेते हैं। तो जो सीखना है ना, ये हमारा एक लाइफ टाइम प्रोसेस है। हमारी जिंदगी भर हम कुछ ना कुछ चीजें सीखते ही रहते हैं। हम कुछ गलती करते हैं, फिर हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, कभी कभी बिना कुछ गलती करे भी सीखते हैं। तो लाइफ टाइम अपनी कुछ ना कुछ चीजें सीखते चलते हैं। सीखना केवल एक औपचारिक शिक्षा, मतलब शिक्षा ही नहीं कि हमने 12th तक पढ़ाई करी, ग्रेजुएशन करी, एमए करी, यही बस यही हमारा सीखना हो गया। नहीं, सीखना एक काफी बड़ा, एक काफी व्यापक शब्द होता है। हम अपनी लाइफ टाइम ये सब चीजें
सीखते रहते हैं कुछ ना कुछ। तो ऐसे में जो मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिस्ट हैं, उनका मानना था ना कि कोई व्यक्ति कोई चीज सीखता है तो उसके पीछे उसकी कुछ ना कुछ लालच या फिर कुछ ना कुछ स्वार्थ जो होता है वो छिपा होता है। अगर वो लालच ना दिया जाए, कोई स्वार्थ इसके पीछे ना हो, तो वो व्यक्ति कुछ भी नहीं सीख सकता। जैसे कि हम ग्रेजुएशन इसलिए करते हैं क्योंकि हमें एक डिग्री चाहिए, और इस डिग्री का क्योंकि आगे जाके एक इम्पोर्टेंट मैथ भी होता है, रोल होता है, इसलिए हम अपनी पढ़ाई करते हैं, इसलिए हम ग्रेजुएशन करते हैं। और अगर इस चीज को हटा दिया जाए, मतलब आप कुछ सीख रहे हैं, उसके बदले आपको कोई पुरस्कार दिया जाता है, कोई पनिशमेंट दी जाती है, अगर ये चीजें हटा दी जाए, अब आपको मतलब ऐसा कह दिया जाए कि आप ये चीज सीखो, आपको ना इसके लिए ना आपको कुछ कुछ भी नहीं मिलेगा, आपकी इच्छा है सीखना ना सीखना, तो ऐसे में लोग उस चीज को नहीं सीखेंगे। तो इसीलिए जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण है, इसने ये मानना ये चीज स्वीकार की है कि बच्चा किसी भी काम के बस एक पुरस्कार पाता है, एक गिफ्ट पाता है, या फिर कोई पनिशमेंट पाता है, तो इसीलिए वो उस काम को दोबारा करता है। मतलब मान लो कि मेरे को कोई काम दिया गया और कहा गया है कि अगर मैं काम कंप्लीट करता हूँ तो मुझे इनाम मिलेगा, एक कोई गिफ्ट मिलेगा। अब मुझे मान लो काम करने का गिफ्ट मिला गया और मुझे दोबारा पूछा जाता है कि अगर तुम दोबारा काम करो तो मुझे दोबारा गिफ्ट मिलेगा, तो मैं दोबारा वो काम करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि मुझे गिफ्ट मिल रहा है, तो एक इनाम दिया जा रहा है। अगर वो इनाम हटा दिया जाएगा तो मैं काम नहीं करूंगा। पर ये जो एक दृष्टिकोण ये जो दिया गया है, जो थ्योरी दी गई है, आज तक ये चीज स्पष्ट नहीं हो गई है, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं ना, जो बिना किसी लालच के, बिना किसी गिफ्ट के, बिना किसी दंड के, उसके बावजूद भी वो काम करते हैं। क्या पता क्योंकि उन्हें वो काम करना अच्छा लगता होगा, उन्हें वो काम करने में मजा आता होगा, इसलिए वो वैसे काम करते हैं। ये जो समस्या है, इसी को दूर करने के लिए अल्बर्ट बांडू ने अपना एक सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया है। इसके माध्यम से वो ये सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि व्यक्ति, विशेषकर जो बच्चे होते हैं, वो दूसरों को देखकर, सोच विचार कर या फिर पर्यवेक्षण से भी सीखते हैं। मतलब दूसरों को देखकर सीखते हैं, अपने ही सोच विचार करके चीजों को सीखते हैं। इसके लिए कोई आपको रेनिफोर्समेंट या फिर पुनर्बलन की आवश्यकता नहीं होती है। अब देखो, जो अल्बर्ट बांडरू हैं, इनका जो सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत की जो मुख्य विशेषता है, जो उनसे क्वेश्चन बेसिकली पूछी जा रही है, हम इसके बारे में देख लेते हैं। देखो, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत का परिचय, ये सिद्धांत है क्या, इसके बारे में जानते हैं पहले। तो देखो, अल्बर्ट बांडू का जो सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत है ना, बेसिकली वो ये मानता है, ये चीज एक्सेप्ट करता है कि जो सीखना है वो एक सामाजिक और मानसिक प्रक्रिया होती है। इसमें जो व्यक्ति है, जो बच्चा है, वो अपने एक्सपीरियंस से, अपने अनुभवों से नहीं सीखता है, बल्कि अन्य व्यक्ति, दूसरा जो व्यक्ति, उसके सामने वाले व्यक्ति, वो कैसा सोचता है, वो कैसा बिहेव करता है, उसका क्या व्यवहार है, उन सब चीजों को सोच समझकर उनसे वो सीखता है। बेसिकली ये जो सिद्धांत है ना, वो व्यक्ति और उसके जो आसपास का जो एनवायरनमेंट होता है, उसके बीच एक संबंध स्थापित करने की कोशिश करता है, जिसके अनुसार बेसिकली ये माना जाता है कि व्यक्ति अपने आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसे प्रभावित करता है, उसे इफेक्ट करता है, और उसी एनवायरनमेंट से वो भी प्रभावित होता है। देखो, बांडू जो थे, उनका मानना था कि किसी चीज को सीखने के लिए केवल बाह्य प्रेरणा प्रेरणा जो बाह्य प्रेरणा, जैसे कोई गिफ्ट मिलना, कोई पुरस्कार मिलना, इसी चीज की आवश्यकता नहीं होती, ये चीजें जरूरी नहीं होती है। बल्कि जो बच्चे हैं, वो उन सब चीजों को भी अपनाते हैं, उन सब चीजों से भी सीखते हैं जिन्हें उन्होंने सिर्फ देखा हो। जैसे कि दूसरे लोगों को देखना, जैसे टीवी में किसी हीरो को देखा, वो किस तरीके की ड्रेसिंग सेंस रखता है, किस तरह के कपड़े पहनता है, वो किस तरीके से बिहेव करता है, उसकी तरह बनना। अब वैसा उसे करने के लिए कोई इनाम थोड़ी दिया जा रहा है, पर उसे वो चीज अच्छी लग रही है, इसलिए वो कर रहा है। इस चीज को प्रेक्षणीय अधिगम कहा जाता है। ठीक है, अब सेकंड है हमारा बोबो डॉल प्रयोग व्यवहार से प्रमाण तक, या फिर द बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट फ्रॉम थ्योरी टू एविडेंस। देखो, ये 1961 में बांडू ने अपने सिद्धांत की पुष्टि करने के लिए, इस चीज को बताने के लिए, सिद्ध करने के लिए एक प्रयोग करा, एक एक्सपेरिमेंट करा, जिसे हम बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। बेसिकली उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में एक बच्चे को और एक वयस्क को एक डॉल दी, बोबो डॉल, उसके साथ एक आक्रामक व्यवहार करते हुए दिखाने की उन्होंने कोशिश करी, जिसमें डॉल को वो मारना, लात मारना या फिर उस पर गुस्सा करना, ये सब उन्होंने इसमें दिखाया। ठीक है, जैसे उन्होंने एक भी दिखाया, गुड़िया को मारना, लात मारना, आक्रोशपूर्ण बातें कहना इत्यादि। इसके बाद बच्चों को उस गुड़िया के साथ अकेले छोड़ दिया गया। परिणाम जो इसका रिजल्ट आया वो काफी रोचक रहा। अब इसमें क्या रिजल्ट आया, बेसिकली जो जैसे जो बड़े बच्चे थे, जो वयस्क थे, उन्होंने उस गुड़िया के साथ जैसा बिहेव किया, जैसा व्यवहार करा, जिस तरह की गुस्सा उन्होंने दिखाया, जिस तरीके की उन्होंने बातें कही, सेम बिहेवियर उन बच्चों में भी हमें देखने को मिलता। उन्होंने भी वैसे ही व्यवहार, वैसी चीजें, वैसी आक्रामकता, वो सब बच्चों, अब गुड़िया के साथ या फिर जो डॉल थी उसके साथ दिखाई। जबकि उन बच्चों को इस काम को करने के लिए, इस चीज को करने के लिए कोई पुरस्कार भी नहीं दिया गया, और किसी ने उनसे ये भी नहीं कहा कि आपको सेम इनकी जैसे करना है, नहीं। तो इस चीज से उन्होंने यही समझाने की कोशिश करी, जो बच्चे होते हैं वो दूसरों को देखकर सीखते हैं, समझते हैं, और वैसी बिहेवियर अपने बिहेव में लाते हैं, भले ही उन्हें इस चीज को करने के लिए कोई गिफ्ट, कोई चीज
ना मिले। अब इस सिद्धांत के कुछ घटक हैं, कुछ की कंपोनेंट्स ऑफ थ्योरी, जैसे कि पहला है ध्यान या फिर अटेंशन। देखो बच्चे सबसे पहले किसी मॉडल या फिर माता-पिता, शिक्षक, टेलीविजन, चरित्र आदि के व्यवहार पर अपना जो ध्यान है वो लगाते हैं। ऐसी स्मरण, प्रयोजन, प्रेरणा, स्मरण क्या हो गया, देखो इसके बाद बच्चा उस व्यवहार को स्मृति में रखता है ताकि बाद में उसे पुनः दोहरा सके। लेकिन बच्चा उस व्यवहार को अपने कार्य में पुनः प्रस्तुत करता है यानी दोहराता है। बच्चा तब उसे व्यवहार को अपने के लिए प्रेरित करता है। जब देखता है कि उस व्यवहार से लाभ हुआ, भले ही लाभ किसी और को मिला, तो उसे दोबारा करने की कोशिश करता है। ये इसके कुछ घटक है, ठीक है, कंपोनेंट्स है, कुछ घटक है। तो इसी से बेसिकली यही चीज स्पष्ट होती है कि जो सीखना है ये प्रक्रिया केवल बाहरी पुरस्कार जो हमें मिलते हैं उन्हीं चीजों पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि ये जो प्रक्रिया मानसिक सामाजिक कारक से भी जुड़ी होती है। चौथा हमारा व्यवहारवाद बनाम सामाजिक संज्ञानात्मक दृष्टिकोण या फिर बिहेवियरिज्म वर्सेस सोशल कॉग्निटिव अप्रोच। देखो जब व्यवहारवाद के उत्तेजना प्रतिक्रिया के चक्र में विश्वास करता है, मतलब वही जो सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत है वो मनुष्य को एक सोचने समझने वाला प्राणी है वो मानता है। जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण है ना, बेसिकली वो ये मानता है कि अगर किसी चीज को करने के लिए, किसी काम को सीखने के कोई हमें गिफ्ट ना दिया जाए, कोई पुरस्कार ना दिए जाए, तो सीखना जो है वो बिल्कुल असंभव हो जाएगा, कोई भी कुछ भी नहीं सीखेगा। और जबकि जो बांड्रू का सिद्धांत है वो उसने ये दिखाने की कोशिश करी कि अगर कोई व्यक्ति सीखना चाहता है तो उसको उसके लिए कोई पुरस्कार, कोई गिफ्ट मिलना जरूरी नहीं है। अगर वह चाहेगा तो बिना उसके भी वो चीजें सीख सकता है। उदाहरण के लिए एक बच्चा यदि अपने बड़े भाई को माता पिता से प्रशंसा प्राप्त करते हुए देखता है क्योंकि उसे ईमानदारी से व्यवहार किया, तो बच्चा भी ईमानदारी जो है अपने बड़े भाई से सीखता है, ताकि तो बच्चा भी अपने बड़े भाई जैसे ईमानदार बनने की कोशिश करता है, चाहे उसे उसके बदले कोई इनाम ना दिया जाए, कोई गिफ्ट ना दिया जाए या फिर कोई प्रशंसा ना मिले। फिर हमारा परोक्ष पुनर्बलन और परोक्ष दंड या फिर एप्लीकेशन इन एजुकेशन एंड पेरेंटिंग। देखो जब बच्चे है ना वो दो तरीकों से सीखते हैं, जैसे कि उन्होंने किसी को काम करते देखा और देखा कि इस काम के बदले उन्होंने काम करा तो उनकी तारीफ की गई, उनको पुरस्कार दिए गए, तो बच्चे भी सीखते हैं कि हमें भी उनके जैसा काम करना चाहिए, तभी हमें गिफ्ट मिलेंगे, कोई पुरस्कार मिलेगा। तो बेसिकली बच्चा उसी अनुभव को अपने सीखने की प्रक्रिया में शामिल करता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर कोई बच्चा देखता है कि छात्र को उत्तर देने पर शिक्षक ने उसकी तारीफ करी, उसकी प्रशंसा की, तो वो भी कोशिश करेगा उत्तर देने की क्लास में, ताकि उसकी भी सर तारीफ करे, उसकी भी पढ़ाई करे। तो इस चीजें से उसे एक मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, ये हमारा 6 पॉइंट था। अब जो हमारा 7 पॉइंट है आत्म पुनर्बलन या फिर सेल्फ रेनिफोर्समेंट। इसमें क्या होता है, देखो बांड्रू का ये मानना था कि मनुष्य के लिए बाहरी पुनर्बलन पर निर्भर नहीं रहता, बल्कि वो स्वयं को भी प्रेरित करता है, जिसमें आत्म पुनर्बलन कहते हैं। तो वो व्यक्ति अपने कार्यों के आधार पर स्वयं को मानसिक रूप से सराहता है, सराहने की संतृप्त ना करता। मान लो आपने कोई काम करा, आप इस काम में सफल नहीं रहे, या फिर आपने जो भी काम करा पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाया, तो आप अपने आप को और मोटिवेशन दोगे कि मैं वो काम दोबारा कर सकता हूँ, तो उस काम को दोबारा कंप्लीट कर सकता हूँ। ऐसे एग्जाम्पल के रूप में कोई बच्चा पढ़ाई के बाद खुद को यह कहे कि मैंने अच्छा किया, तो एक प्रकार का आत्म पुनर्बलन होता है जो सीखने को बढ़ावा है, सीखने को मोटिवेट करता है। ठीक है, अब लास्ट में मॉडलिंग के प्रकार, टाइप्स ऑफ मॉडलिंग। देखो प्रत्यक्ष मॉडलिंग, प्रतीकात्मक मॉडलिंग और सामूहिक मॉडलिंग। देखो बांध ने बताने की कोशिश करी कि बच्चे विभिन्न विभिन्न प्रकार की मॉडलिंग के माध्यम से सीखते हैं। अब प्रत्यक्ष मॉडलिंग क्या होगी, तो बच्चे जो है अपने सामने किसी को व्यवहार करते हुए देखते हैं, जैसे शिक्षक, माता पिता, इनके जरिए वो सीखते हैं। ऐसी प्रतीकात्मक मॉडलिंग जब बच्चा किसी कहानी, फिल्म या फिर कार्टून के पात्र से प्रेरित होता है। और ऐसे सामूहिक मॉडलिंग होती है जब बच्चा विभिन्न स्रोतों से एक साथ कई व्यवहारों को देखता और सीखने की कोशिश करता है। ऐसे ही इसमें लाइव मॉडलिंग, सिंबॉलिक मॉडलिंग और ये मल्टीपल मॉडलिंग। लास्ट में आपका कंक्लूजन, निष्कर्ष, आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। हमारे छठे क्वेश्चन में संज्ञानात्मक अधिगम और जो अनुभवात्मक अधिगम है, इसमें क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या अंतर होता है, ये हमें समझाना। और इसके साथ साथ जो कार्ल रोजर्स ने किस प्रकार के अधिगम को, किस प्रकार की लर्निंग को महत्व दिया है, इंपॉर्टेंस दी है, ये हमें समझाना है। सबसे पहले हम संज्ञानात्मक अधिगम को समझते हैं, इंग्लिश में कॉग्निटिव लर्निंग। तो संज्ञानात्मक अधिगम जो है ना एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया होती है, एक ऐसी मेंटल प्रोसेस होती है जिसके जरिए हम जानकारियों को एनालिसिस करते हैं, जानकारी को व्यवस्थित तरीके से उसका विश्लेषण कर पाते हैं, अलग अलग चीजों में उसका यूज हम करते हैं। देखो ये एक बौद्धिक प्रक्रिया होती है। देखो मैंने संज्ञानात्मक का जो मतलब मैंने आपको पहले भी बताया ही था, जिसमें व्यक्ति अपनी सोचने समझने की शक्ति, अपनी तार्किक शक्ति, वो किस तरीके से डिसीजन लेता है, किस तरीके से रिस्पॉन्स करता है किसी भी चीज को लेकर, ये उसकी संज्ञानात्मक शक्ति होती है। इसमें व्यक्ति जो है केवल सूचनाओं को याद ही नहीं करता है, बल्कि उस सूचना का क्या इंपॉर्टेंस है, उन सब चीजों को भी वो समझता है और उसको अपने आप से जोड़ने की कोशिश करता है। उस समस्या का कोई अगर उसके सामने कोई समस्या आई है तो उस समस्या को कैसे हल कर सकता है, उस प्रॉब्लम को किस तरीके से
सॉल्व कर सकता है, उन सब चीजों का भी एनालिसिस, उन सब चीजों का विश्लेषण भी वो करता है। ये जो अधिगम है, ये जो लर्निंग का तरीका है, ये हमारे हायर ब्रेन फंक्शन यानी कि उच्चतम कार्यप्रणाली जैसे कि ध्यान, स्मृति, प्लेषण, निर्णय और जो समाधान होता है, उन सब चीजों पे डिपेंड, उन सब चीजों पे आधारित होता है। ये जो लर्निंग का तरीका है, ये जो अधिगम है, ये बेसिकली स्कूलों में शैक्षिक जो संस्थान होते हैं, उन सब जगहों पे ज्यादातर यूज किया जाता है। जैसे कि क्लास में जब शिक्षक एक्सप्लेनेशन देता है किसी टॉपिक के बारे में, और जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो विद्यार्थी होते हैं, उसे सुनकर, उस चीज को समझकर, उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चनों का जवाब, उत्तर देते हैं। ये एक संज्ञानात्मक अधिगम का एग्जाम्पल उदाहरण हैगा। देखो प्याजे के अनुसार ना, जो अधिगम है वो चरणबद्ध तरीके से होता है। मतलब एक स्टेप होता है कि पहले ये होगा, फिर उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा। तो एक चरणबद्ध तरीके से उन्होंने संज्ञानात्मक विकास को बताया। जैसे कि पहले संवेदी ज्ञान, फिर क्रियात्मक बुद्धि, उसके बाद ठोस और उसके बाद औपचारिक सक्रिया आती है। ऐसे इन दिस मॉडल या फिर इस अधिगम में अधिगमकर्ता जो है, जो लर्नर है, जो सीख रहा है, वो यूजली एक निष्क्रिय श्रोता की भूमिका में होता है और शिक्षक ज्ञान प्रदाता होता है। मतलब इसमें आप जो व्यक्ति सीख रहा है वो निष्क्रिय, मतलब उसे सिर्फ सुनना है, उसे चीजों को समझना है। और समझा कौन रहा है उसे? वो टीचर, जिससे जो अपना लेक्चर दे रहे हैं, जो अपना टॉपिक समझा रहे हैं, हमें उनसे सीखना है। ये जो अधिगम होता है औपचारिक शिक्षा व्यवस्था में पुस्तकों, परीक्षा, स्मृति परीक्षणों और पाठ्यक्रम आदि गतिविधियों के माध्यम से संचालित किया जाता है। इसका जो मेन मोटिव होता है वो क्या होता है? बुद्धि का विकास करना। तो इस अधिगम की आलोचना भी की जाती है, इस बात को लेकर की जाती है कि इसमें भावनात्मक और सामाजिक पहलुओं की अनदेखी की जाती है। मतलब कॉग्निटिव लर्निंग इज ऑफ्टन क्रिटिसाइज्ड फॉर नेग्लेक्टिंग इमोशनल एंड सोशल एस्पेक्ट। ये अधिगम अक्सर क्या और कितने के उत्तर देने में सक्षम होता है, लेकिन क्यों, कैसे जैसे जो जीवन उपयोगी प्रश्न है उनका उत्तर देने में कमजोर पड़ सकता है। ये था आपका कॉग्निटिव लर्निंग। अब जो हमारा दूसरा है अनुभवनात्मक अधिगम या फिर एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। देखो अनुभवनात्मक अधिगम वह प्रक्रिया होती है जिसमें व्यक्ति प्रत्यक्ष अनुभवों का द्वारा चीजों को सीखता है। मतलब आपने कोई चीज देखी या आपके साथ भी घटना घटी, आप उन सब ने जो पास्ट की जो की गई घटना है उन सब चीजों से सीखते हैं, या किसी और ने कोई गलती करी उन सब चीजों से सीखते हैं। मतलब किसी के द्वारा कोई किए चीज के द्वारा जब हम सीखते हैं तो उसे हम एक्सपेरिमेंटल या फिर अनुभवनात्मक अधिगम कहते हैं। जब हमें किसी चीज एक्सपीरियंस हो जाता है कि ये चीज पहले हमने ऐसे करी कि अब हमें ये गलती दोबारा नहीं करनी है, तो इसे आप अनुभवनात्मक अधिगम कहते हैं। जैसे इसे लर्निंग बाय डूइंग की प्रक्रिया कहा जाता है, लेकिन ये इससे भी आगे, इससे काफी आगे होता है। इसमें व्यक्ति किसी गतिविधि में भाग लेकर उससे प्राप्त अनुभवों पर विचार करके उस अनुभव से सिद्धांत निकालता और उन्हें पुनः जीवन में नई परिस्थिति को लागू करने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं जैसे कि आपने कोई रेस दौड़ी, ठीक है, आप उस रेस में हार जाते हैं मान लेते हैं किसी कारण से, तो आप अगली बार जब दोबारा रेस दौड़ेंगे उससे पहले आपके पास एक एक्सपीरियंस है, क्योंकि आप उस रेस में पहले भी दौड़ चुके हैं, तो आपके पास एक्सपीरियंस है कि मैंने क्या पहले गलती करी थी जो मुझे दोबारा से रिपीट नहीं करनी है, ताकि और अच्छी परफॉर्मेंस दे पाओ। देखो जो डेविड कोल्ब डिवाइड दिस लर्निंग इनटू 4 की स्टेज, यानी कि डेविड कोल्बल ने इस अधिगम को 4 चरणों में बांटा है। जैसे कि पहला है हमारा कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, अब्स्ट्रैक्ट और एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। तो पहली वाले में कहते हो किसी कार्य घटना में प्रत्यक्ष रूप से जब शामिल होते हैं, कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस कहते हैं, ठीक है। उस अनुभव पर चिंतन करना, उसका आत्मविश्लेषण करना, इसे हम रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन कहते हैं। और ऐसे अब्स्ट्रैक्ट उस अनुभव से सिद्धांत या सामान्य नियमों को निर्माण करना। और लास्ट वाला एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, उन सिद्धांतों को नए अनुभवों या स्थितियों पर लागू करना, ठीक है। देखो अनुभावनात्मक अधिगम में जो अधिगम करता होता है, जो करता है वो बेसिकली अपने दिमाग का यूज करता है, बल्कि उसके साथ साथ जो उसके एक्सपीरियंस है, जो उसकी भावनाएं हैं, जो उसकी आत्म संवेदनाएं हैं, जो उसके इमोशंस हैं, जो उसके एक्सपीरियंस हैं, जो उसकी सेल्फ अवेयरनेस है, जो उसका इंटरेस्ट है, जो उसकी वैल्यूज है, उन सब चीजों पर भी काफी जोर देता है। क्योंकि यही कारण है कि अधिगम अधिक स्थायी और प्रभावशाली रहता है। उदाहरण के रूप में एक बच्चा यदि विज्ञान की प्रयोगशाला में जाकर स्वयं विद्युत परिपथ बनाता है और उसको उसका कार्य देखता है, तो वह केवल थ्योरी नहीं सीखता, बल्कि वो प्रैक्टिकली वो चीजों को समझता है। इस प्रकार अगर कोई कोई विद्यार्थी नाटक में भाग लेकर सामाजिक मुद्दों को प्रस्तुत करता है, तो सामाजिक चेतना, भावनात्मक जुड़ाव, ऐसी कई चीजों को सीखता है। जो अनुभावनात्मक अधिगम का मूल उद्देश्य होता है, जो मेन मोटिव होता है, वो जानकारी देना नहीं होता है, बल्कि जीवन में सार्थक परिवर्तन लाना होता है। ऐसे परिवर्तन जो व्यक्ति के सोचने, व्यवहार करने, निर्णय लेने, इन सब चीजों में हेल्प करे, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कार्ल रोजर्स द्वारा अनुभवनात्मक अधिगम को दी गई विशेष प्राथमिकता, एक शोध परक दृष्टिकोण। यानी कि जो कार्ल रोजर्स है ना, उन्होंने बेसिकली जो अनुभवनात्मक अधिगम है इसे महत्व दिया है, इसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। क्योंकि कार्ल रोजर्स एक अग्रणी मानववादी मनोवैज्ञानिक के, उनका जो शैक्षिक दर्शन था ना बेसिकली,
वो यह मानता था कि अधिगम एक गहरी व्यक्तिगत और अर्थपूर्ण प्रक्रिया होती है, और ये जब होती है जब व्यक्ति स्वयं के अनुभवों से जुड़ता है। मतलब जब व्यक्ति अपने आप को अपने पास्ट में किए गए एक्सपीरियंस, अपने पास्ट में जो उन्होंने चीजें की हैं उन सब चीजों को देखता है, तब वो अपने आप से सही तरीके से जुड़ पाता है। रोजर्स ने भी इसी पारंपरिक शिक्षा केंद्रित जानकारी आधारित शिक्षा प्रणाली की आलोचना करते हुए कहा कि इसे मानवीय पक्षों जैसे भावनाएं, रुचि, आत्मनिर्भरता, रचनात्मकता, इन सब चीजों की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। उनका एक फेमस कथन था, द ओनली लर्निंग विच सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस बिहेवियर इज सेल्फ डिस्कवर्ड सेल्फ एप्रोप्रिएट लर्निंग। मतलब इसका हिंदी में मीनिंग यही है कि केवल वही अधिगम व्यक्ति के व्यवहार को वास्तव में प्रभावित करता है जिसे उसने स्वयं खोजा और अपनाया हो। मतलब व्यक्ति अपने जो खुद की एक्सपीरियंस है, जो खुद के उसके अनुभव है, उन्हीं से बेसिकली वो सही तरीके से सीखता है। अब रोजर्स के अनुसार अनुभवनात्मक अधिगम की जो विशेषता है उन्हें हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहली है व्यक्ति केंद्रित अधिगम। मतलब इसके अंदर बेसिकली व्यक्ति को केंद्र में रखा जाता है। इसमें शिक्षक का कार्य केवल मार्गदर्शन करना होता है, गाइड करना होता है। इसमें जो मेन होता है विद्यार्थी अपने आप चीजों को सीखने की कोशिश करते हैं। उसे क्या, कैसे, कब, कहाँ, इन सब चीजों को करने की पूरी तरीके से स्वतंत्रता दी जाती है। ठीक है। पर्सन सेंट्रेड लर्निंग। सेकंड है इमोशनल एंगेजमेंट एंड इंटरेस्टिंग मोटिवेशन, या फिर भावनात्मक जुड़ाव और आंतरिक प्रेरणा। देखो जब अधिगम करता स्वयं के अनुभव से सीखता है, खुद के एक्सपीरियंस से चीजें सीखता है, तो उसके अंदर भावनात्मक जो निवेश है ना, वो भी बढ़ जाता है। और यह अधिगम मजबूरी से नहीं बल्कि किसी को फोर्स करके नहीं करवाया जाता, बल्कि खुद की जो आंतरिक उसे प्रेरणा मिलती है, जो उसे खुद से मोटिवेशन मिलती है, उसके द्वारा ये चीजें चलती है। ठीक है। तीसरा हमारा समग्र विकास या फिर होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो कोई यह अधिगम केवल अकादमिक जो हमें शिक्षा जो स्कूल के द्वारा सिखाई जाती है उसी चीज़ों का डेवलप नहीं करता, उसी चीज़ का विकास नहीं करता, बल्कि सामाजिक, भावनात्मक, नैतिक, रचनात्मक ये सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों को डेवलप करता है। ऐसे जीवन के लिए अधिगम रोजर्स मानते थे कि शिक्षा का उद्देश्य केवल परीक्षाएँ पास करना नहीं है, बल्कि बेहतर, जागरूक, संवेदनशील मानव बनना भी इसका उद्देश्य, इसका मोटिव होता है। ऐसी आत्म प्रकाश और आत्मज्ञान या फिर सेल्फ डिस्कवरी एंड सेल्फ नॉलेज। देखो भावनात्मक जो अधिगम है ना, एक व्यक्ति को अपने आप से कनेक्ट करता है। ये केवल बाहर की जो दुनिया, केवल उसी को नहीं बल्कि इसके भीतर की जो दुनिया उसे भी समझने में उसकी सहायता करता है। व्यक्ति स्वयं की क्षमताओं को, वो किस चीज़ को करने में कितना कैपेबल है, उसकी क्या सीमाएँ हैं, क्या बाउंड्रीज़ है, उसका किस चीज़ में इंटरेस्ट है, उन सब चीज़ों को भी वास्तव में उसे समझाता, उसको सिखाता रहेगा। लास्ट में आप ये कंक्लूजन या निष्कर्ष और ऐड कर दीजिएगा, आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। हमारे 7वें क्वेश्चन में हमसे समावेशी शिक्षा के जो मूल सिद्धांत है, उन सिद्धांतों के बारे में बताना और इसके साथ-साथ जो विविधताएं हैं, उसको अपनाने में एक शिक्षक का क्या रोल होता है, क्या भूमिका होती है, ये चीज़ हमें समझानी है अपने 7th क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन मैंने इंग्लिश में भी लिख रखा है कि व्हाट आर द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन और व्हाट इज द रोल ऑफ अ टीचर इन एम्बेरसिंग डाइवर्सिटी। सबसे पहले हम समावेशी शिक्षा के जो मूल सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों को पढ़ते हैं, या फिर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। देखो शिक्षा का जो उद्देश्य होता है, जो शिक्षा का मेन मोटिव होता है ना, वो सिर्फ नॉलेज गेन नहीं करना नहीं होता है, वो सिर्फ ज्ञान प्राप्त करना नहीं होता है, बल्कि एक व्यक्ति की, एक बच्चे का पूरी तरीके से उसका जो विकास है, जो उसका मानसिक विकास है, वो करना भी इसका मोटिव होता है। अब भारत जो, जैसे कि आपको पता है, एक विविधताओं वाला देश है। यहाँ पे अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग समाज के लोग, अलग अलग संस्कृति के लोग, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग वो यहाँ रहते हैं। तो ऐसे में यहाँ पे एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की, एक ऐसी शैक्षिक व्यवस्था की नीड है, एक ऐसी शैक्षिक व्यवस्था की जरूरत है जो सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी या फिर समान अवसर प्रदान करे। तो ऐसे में जो समावेशी शिक्षा होती है, जो इंक्लूसिव एजुकेशन होती है, वो इसी चीज को पूरा करती है। बेसिकली जो समावेशी शिक्षा होती है, ये बेसिकली इस तरीके की शिक्षा प्रणाली होती है जिसमें हर तरीके के छात्र को, चाहे वो विकलांग हो या सामाजिक रूप से काफी पिछड़ा वर्ग हो या फिर कुछ विशेष आवश्यकताओं वाले जो बच्चे होते हैं, लाइक इंग्लिश में भी देख सकते हैं आप, जो डिसेबिलिटीज वाले बच्चे होते हैं या फिर सोशली डिसएडवांटेज वाले बच्चे या फिर जिन्हें कुछ स्पेशल नीड्स होती है, हर तरीके के बच्चों को एक ही या फिर एक कॉमन एजुकेशन फ्रेमवर्क में शामिल करने के लिए प्रदान की जाती है। अब समावेशी शिक्षा के जो मूल सिद्धांत है या फिर की प्रिंसिपल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, एक एक करके उन्हें समझते हैं। तो सबसे पहला जो है विविधता की स्वीकृति और सम्मान, या फिर एक्सेप्टेंस एंड रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी। तो कुछ समावेशी शिक्षा का जो मेन सिद्धांत है, जो प्रमुख सिद्धांत है, देखो हर जो बच्चा है, जो छात्र है, वो अलग अलग हो सकता है। कोई बच्चा होगा जो बहुत ही तेज होगा पढ़ने में, कोई बच्चा होगा जो बहुत कमजोर होगा पढ़ने में, तो अलग अलग तरीके के बच्चे हो सकते हैं। उसकी जो सीखने की शैली है, जो कैपेबिलिटी है, जो क्षमता है, उसकी जो भाषा है, जो संस्कृति है, जो उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि है, वो अलग अलग हो सकती है। जो उसका कल्चर है, जो उसका सोशल बैकग्राउंड है, ये इसके डिपेंड हो सकते हैं। तो ये जो भिन्नताएं हैं, जो अलग अलग चीजें हैं, इन्हें हमें कोई प्रॉब्लम के रूप में नहीं, कोई समस्या के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि इन्हें एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ या फिर एक सकारात्मक शक्ति के रूप में
देखना चाहिए। ये जो शिक्षा में विविधताएँ होती हैं, जो अलग-अलग कैटेगरी के बच्चे होते हैं, अलग-अलग उनकी भाषा, उनकी संस्कृति, उनका समाज अलग-अलग हो सकता है, पर ऐसे बच्चों को इन विविधताओं को बच्चों की एक वास्तविक जीवन में समझ से यानी कि एक बैलेंस स्थापित करने के रूप में हमें देखना चाहिए। सेकंड है हमारा समानता और न्याय सुनिश्चित करना या फिर इंश्योरिंग इक्वलिटी एंड इक्वाइट। देखो जो समावेशी शिक्षा होती है ना, उसके अंदर समानता का अर्थ जो होता है, जो मीनिंग होता है, वो केवल इतना सा नहीं होता है कि सभी बच्चों को या सभी बच्चों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए, एक जैसा बिहेव किया जाए, नहीं, बल्कि इसका जो मीनिंग है वो ये हो जाता है यहाँ पे कि सभी छात्रों को, जो अलग-अलग छात्र हैं, उनको उनकी आवश्यकताओं के अनुसार, उनकी नीड के अनुसार उनको उचित संसाधनों के द्वारा उनको सपोर्ट किया जाए, उनकी सहायता की जाए। और यहाँ जो न्याय है, जो इक्विटी है, इसका जो मतलब है वह बच्चों की जो व्यक्तिगत आवश्यकता है, जो बेसिकली जो उनकी बेसिक नीड्स है, उन सब चीज़ों का भी इसमें ध्यान रखा जाता है। ऐसे जो थर्ड पॉइंट है हमारे शिक्षा के मौलिक अधिकारों के रूप में स्वीकार करना या रिकॉग्नाइज एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट्स। देखो समावेशी शिक्षा इस सिद्धांत पर भी बेसिकली आधारित होता है कि हर बच्चे को शिक्षा जो है उसका मौलिक अधिकार के रूप में दिया जाए। भारत में जो दृष्टिकोण है संविधान के अनुच्छेद 21 है, जो आर्टिकल 21 ए है, इसके अंदर शिक्षा का जो अधिकार है, इससे बेसिकली क्या किया जाता है कि 8वीं तक की शिक्षा जो होती है वो हर बच्चे के लिए जरूरी की जाती है। तो हर बच्चे को पढ़ने का अधिकार इसमें दिया जाता है। और पॉइंट है हमारा सहयोगपूर्ण एवं बाधा रहित वातावरण का निर्माण करना या फिर क्रिएटिंग अ कोलैबोरेटिव एंड बैरियर फ्री एनवायरनमेंट। देखो शिक्षा का जो वातावरण है, जो एनवायरनमेंट होता है ना, वो काफी सहयोगपूर्ण होना चाहिए। मतलब जो हमारे आसपास के लोग हैं वो भी हमें शिक्षा में सहयोग करे, ये सपोर्ट करे एक तरीके से। ये ना कि हम पढ़ रहे हैं तो हमारे आसपास शोर शराबा हो रहा है, या फिर जो हमारा आसपास का एनवायरनमेंट है वो सही नहीं है, जहाँ पे बच्चे ढंग से पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो ऐसा वातावरण, जो ऐसा एनवायरनमेंट है, वैसा नहीं होना चाहिए। देखो कोई भी छात्र हीन भावना से ग्रस्त ना हो। हीन भावना से मतलब कोई बच्चा पढ़ रहा है तो और बच्चे जो उसे चिढ़ा रहे हैं या फिर उसकी जो खुद की फैमिली है वो जैसे उसकी पढ़ाई को लेके सपोर्टिव ना हो, ठीक है। ये तो हमारा सहयोगपूर्ण बाधा रहित वातावरण का निर्माण करना। फिर जो हमारा पॉइंट है वो हमारा लचीली शिक्षण पद्धति और मूल्यांकन प्रणाली या फिर फ्लेक्सिबल टीचिंग मेथड्स एंड असाइनमेंट सिस्टम। देखो हर जो छात्र, जो हर बच्चे, जो सभी बच्चे हैं, वो एक तरीके से नहीं सीखते। देखो कुछ बच्चे देखो बहुत तेज होते हैं, कुछ बच्चे कमजोर होते हैं। तो जो तेज वाला बच्चा होता है वो तो टीचर की बात को जल्दी से समझ जाता है, ठीक है, क्योंकि वो बच्चा तेज है पहले से पढ़ने में। और जो कमजोर बच्चा होता है, अब उसे चीजों को समझने में तो टाइम लगता है। तो टीचर जिस तरीके से इस बच्चे को समझा रहा है, अगर उसी तरीके से इसे भी समझाएगा तो हो सकता है ये वाला बच्चा उस तरीके को जल्दी से सीख ना पाए, उस चीज को जल्दी से समझ ना पाए। तो टीचर को इस बच्चे को समझाने के लिए कुछ अलग तरीके का यूज करना चाहिए या कुछ इजी मेथड का यूज करना चाहिए, ताकि बच्चा आसानी से समझ सके। और जो मूल्यांकन की प्रणाली है, जिससे आपको रिजल्ट तय होता है, उन सब चीज़ों में थोड़ा लचीलापन होना चाहिए, क्योंकि कई बार टीचर्स को भी बदले बच्चों के साथ, जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनके रिजल्ट में थोड़ी बहुत ढील दे देनी चाहिए। जैसे कि किसी छात्र के लिए मौखिक परीक्षा या परियोजना आधारित मूल्यांकन होना चाहिए। मतलब आपके थ्योरी बेस्ड तो एग्जाम होते ही होते हैं, पर उसके साथ-साथ आपके कभी-कभी मौखिक एग्जाम जो होते हैं, ओरल एग्जाम जो होते हैं, या फिर असाइनमेंट बेस्ड जो एग्जाम होते हैं, वो सब भी हो जाए, तो उनके ज़रिए भी बच्चों के रिजल्ट को तय किया जाना चाहिए। सिक्स्थ है हमारा सामुदायिक और अंतर विभागीय सहभागिता या फिर कम्युनिटी एंड इंटर डिपार्टमेंटल कोलैबोरेशन। देखो समावेशी शिक्षा जो होती है वो केवल टीचर्स की जिम्मेदारी नहीं होती है। ये नहीं कि खाली टीचर्स के ऊपर ही निर्भर है कि वही बस समावेशी शिक्षा के लिए रिस्पॉन्सिबल है, नहीं, बल्कि इसमें विशेष शिक्षक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक कार्यकर्ता, अभिभावक, जो पेरेंट्स है, जो स्कूल का प्रशासन है, जो समाज के और भी लोग हैं, उन सबकी एक महत्वपूर्ण भूमिका इसके अंदर होती है। इन सभी के सहयोग से ही जो एक छात्र है वो पूरी तरीके से डेवलप या फिर विकास अपना कर पाता है। और लास्ट है हमारा आत्म मूल्यांकन और निरंतर सुधार या फिर सेल्फ असाइनमेंट एंड कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। देखो शिक्षा की प्रक्रिया कभी पूर्ण नहीं होती। शिक्षा जो है आपकी जिंदगी भर चलने वाली एक प्रक्रिया होती है। आप स्कूल जाने से लेकर अपने आखिरी स्टेज तक कुछ ना कुछ चीजें सीखते ही रहते हो, ठीक है। तो समावेशी शिक्षा में निरंतर मूल्यांकन, परीक्षण या फिर आवश्यकता अनुसार ढांचे में कुछ सुधार करना, ताकि जो सभी छात्रों को बदलती समस्याएं हैं, जो छात्रों की आवश्यकता है, उन सब चीजों को समय के साथ चेंजेस किया जा सके। या फिर एजुकेशन इज अ ऑनगोइंग प्रोसेस। मैंने वही बोला कि लाइफ टाइम प्रोसेस है। आप हमेशा अपनी जिंदगी में शिक्षा या फिर जो और नई नई चीजें वो सीखते ही रहते हैं। अब हमारा जो सेकंड हमारा टॉपिक है वो हमारा विविधता को अपनाने में शिक्षक की भूमिका। यहाँ पे टीचर्स रोल इन एम्बेरसिंग डाइवर्सिटी। तो दृष्टिकोण में बदलाव लाना या फिर चेंजिंग पर्सपेक्टिव। तो कुछ शिक्षक की सबसे पहली जो जिम्मेदारी होती है, जो सबसे पहली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टीचर्स की, वो ये होती है कि ये जो विविधताएं हैं, जो ये डाइवर्सिटी है, वो उसे चैलेंज के रूप में ना देखे, एक नकारात्मक के रूप में ना देखे, बल्कि उसे कक्षा में नए विचार, संवेदनशीलता, रचनात्मकता के अवसर के रूप में देखे। क्योंकि अलग अलग तरह के बच्चे होंगे तो अलग अलग तरीके की रचनात्मकता, क्रिएटिविटी हमें देखने को मिलेगी। पूर्वग्रह और रूढ़ियों और जब भेदभाव से मुक्त जो दृष्टिकोण होते हैं, जो हमारा एक पर्सपेक्टिव होता है इन सब चीजों को लेके, ये सब वो गलत चीजें, इनके बारे में समझाना, इन सब चीजों को विकसित करना एक शिक्षक का सबसे पहला काम होता है।
सेकंड जो टॉपिक है विविध शिक्षण रणनीतियां अपनाना या फिर एडॉप्टिंग डाइवर्स टीचिंग स्ट्रेटजी। अभी सेकंड टॉपिक ये है, ठीक है। देखो समावेशी जो शिक्षा होती है, सभी छात्रों को ध्यान में शिक्षण पद्धति तैयार की जाती है। मतलब जो समावेशी शिक्षा होती है ना, इसके अंदर सभी बच्चों को ध्यान में रखकर ही आपकी जो शिक्षण प्रणाली है, जो शिक्षण की पद्धति है, उसे तैयार किया जाता है। शिक्षा को दृश्य या फिर श्रवण या फिर स्पर्श या अनुभवजन्य इस तरह की जो प्रयोग होते हैं, इस तरह की जो विधियां होती है, उन सब चीजों का इसमें यूज किया जाना चाहिए, जैसे वीडियो, पोस्टर, गतिविधि आधारित शिक्षण आदि, ठीक है। या फिर इंक्लूसिव एजुकेशन डिमांड्स इंस्ट्रक्शन मेथड दैट कंसीडर द नीड्स ऑफ ऑल स्टूडेंट। टीचर्स शुड यूज visual, auditory, tactile and experimental methods such as videos, poster and activity based teaching। तो इन तरीकों का यूज एक टीचर को इस तरीके की शिक्षा प्रणाली में करना चाहिए। ऐसी थर्ड पॉइंट हमारा व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पहचाना, अनुकूल करना या फिर रिकॉग्नाइज एंड एडेप्टिंग टू इंडिविजुअल नीड्स। देखो शिक्षक को यह समझना होता है कि हर छात्र की गति, समझ और आवश्यकता अलग अलग होती है। मैंने आपको बताया कि जो हर बच्चा होता है अलग तरीके से सोचता समझता है और अलग तरीके से वो रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। तो इसके लिए ऐसे प्रत्येक छात्र का व्यक्तिगत मूल्यांकन आवश्यक होता है कि इंडिविजुअली तौर पर एक छात्र कितना तेज है पढ़ने में, कैसा है पढ़ने में, या उसका रिस्पॉन्स टाइम क्या है। जरूरत होने पर विशेष सहायता प्रदान करने हेतु व्यक्तिगत शिक्षण योजना या फिर IEP बनाना एक कुछ उपाय है, ठीक है। अब आपका फोर्थ है हमारा कक्षा में समावेशी वातावरण निर्मित करना या फिर क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव क्लासरूम एनवायरनमेंट। वही क्लासरूम के अंदर आपको अपनी कक्षा के अंदर एक ऐसा वातावरण उत्पन्न करना जहाँ पे बच्चे सही तरीके से अपना पढ़ाई कर पाए। फिफ्थ हमारा सहायक तकनीक और संसाधनों का प्रयोग या फिर यूजिंग असिस्टिव टेक्नोलॉजीज एंड रिसोर्सेज। देखो आधुनिक तकनीकें जो है आजकल में टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है, तो ऐसे में जो समावेशी शिक्षा को साकार करने में ये सभी काफी सहायक, काफी हेल्पफुल होती है। जैसे कि ब्रेल लीड, टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर, संकेत भाषा, ऑडियो विजुअल कंटेंट आदि का प्रयोग इन सब चीजों में हम कर सकते हैं। ऐसी 6 पॉइंट हमारा अभिभावकों और विशेषज्ञों से समन्वय या फिर कोऑर्डिनेटिंग विद पेरेंट्स एंड एक्सपर्ट। तो शिक्षक को छात्र के विकास हेतु अभिभावक, विशेष शिक्षक, चिकित्सकों, मानववैज्ञानिक से जो संवाद है ना टाइम टू टाइम करते रहना चाहिए। ये साझेदारी छात्र के संपूर्ण विकास में इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। 7th हमारा मूल्यों और समावेशों और विद्यार्थियों में संवेदनशीलता विकसित करना है, फिर इंस्टिलिंग वैल्यूज एंड डेवलपिंग सेंसिटिविटी इन स्टूडेंट। देखो शिक्षक का यह भी काम होता है कि ये छात्रों में सहिष्णुता, जो एक भाईचारा है, जो करुणा है, जो प्रेम है, जो समानता है, जो सहयोग करने वाली जो आदत है, वो सब भी अपने स्टूडेंट के अंदर विकसित करे। व्यवहार से उदाहरण प्रस्तुत कर शिक्षक यह सिखा सकता है कि विविधता को कैसे सम्मान के साथ स्वीकार किया जाना चाहिए। ऐसी 8 है निरंतर परीक्षण और आत्मविश्वास या फिर कंटिन्यूस ट्रेनिंग एंड सेल्फ डेवलपमेंट। देखो समावेशी शिक्षा की अवधारणा समय के साथ बदलती रही है। जो समावेशी शिक्षा है उसका जो मीनिंग है वो समय के साथ हमारा बदलता रहा है। तो अंततः शिक्षक है उसे समय समय पर प्रशिक्षण, कार्यशालाओं, पाठ्यक्रमों एवं शैक्षणिक जो सम्मेलन है, इन सब चीजों में भाग लेकर अपने कौशल को बनाए रखना चाहिए, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। लास्ट में आप निष्कर्ष और कर दीजिएगा या फिर कंक्लूजन आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। हमारा जो आता है क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें प्रेरणा की परिभाषा देनी है या फिर इंग्लिश में हम इसे मोटिवेशन भी कहते हैं। इसका मीनिंग हमें समझाना और इसके साथ साथ जो बच्चे होते हैं या फिर जो किशोर होते हैं उन्हें मोटिवेट करने के लिए कौन कौन से प्रभावी उपाय हैं, कौन कौन से तरीके हैं, ये भी हमें समझाना अपने इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन मैंने इंग्लिश में भी लिख रखा है, जैसे कि डेफिनेशन ऑफ मोटिवेशन एंड व्हाट आर इफेक्टिव वेज टू कीप चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स मोटिवेट। तो सबसे पहले हम परिभाषा समझ लेते हैं प्रेरणा की या फिर मोटिवेशन की। डेफिनेशन ऑफ मोटिवेशन, देखो प्रेरणा सिंपली से एक ऐसी प्रक्रिया होती है ना जिसके जरिए कोई व्यक्ति, मान लो किसी को कोई कोई लक्ष्य प्राप्त करना है, कोई गोल अपना पाना है, तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई चीज उसे प्रेरित करती है, कोई चीज उसे मोटिवेट करती है कि ये चीज मैं करूंगा, इसे करने से मुझे ये चीज प्राप्त होगी। या फिर जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप 12th क्लास में मान लो आपके घर वाले कहते हैं कि 12th क्लास में अच्छे नंबर लेकर आओ, 90% लेकर आओ या फिर 95 लेकर आओ, हम आपको ये चीज दिलाएंगे या फिर आपको ये गिफ्ट देंगे, आप फोन गिफ्ट करेंगे। तो ये जो फोन आपको अगर मान लेते कि अच्छे नंबर लाने के लिए आपको घर वाले आपको फोन दे रहे हैं, तो ये फोन जो है ये आपको मोटिवेट कर रहा है, ये आपको प्रेरित कर रहा है 12th में अच्छे नंबर लाने के लिए। तो यही जो है ना, यही आपका मोटिवेशन या फिर आपकी प्रेरणा होती है, जो आपको किसी लक्ष्य प्राप्ति हेतु कार्य करने के लिए, प्रयास करने और व्यवहार को बनाए रखने के लिए प्रेरित करती है। ये बेसिकली एक मानसिक शक्ति होती है या फिर एक मेंटल फोर्स होता है जो किसी कार्य के प्रेरित व्यक्ति की रुचि, लगन, लगातार प्रयास तथा उत्साह को जन्म देती है कि वो काम वो व्यक्ति वो करे, वो जो उत्साह है उस काम को लेकर वो उसके अंदर बना रहे। देखो इसकी जो मेन डेफिनेशंस है ना, जो उसकी मुख्य परिभाषाएं हैं, वो यहाँ पे मैंने लिख रखी है। जैसे कि वुडवर्थ ने इसकी एक परिभाषा देने की, प्रेरणा वह अवस्था है जो क्रिया को उत्पन्न करती है और उसे बनाए रखती है। मतलब सिंपली ये समझना चाह रहे हैं कि प्रेरणा जो है, जो मोटिवेशन है, वो बेसिकली एक ऐसी चीज है
जो किसी काम को करने के लिए हमें प्रेरित करती है। ठीक है, ऐसी क्रॉक्स एंड स्टीनर ने भी अपनी एक परिभाषा दी है। ये मानते हैं कि प्रेरणा आंतरिक दशा है जो व्यवहार को सक्रिय करने, दिशा देने और बनाए रखने में सहायक देती है। या फिर जो क्रूक्स, जैसे कि इंग्लिश में लिख रखा है मैंने यहाँ पे कि मोटिवेशन इज अ इंटरनल कंडीशन दैट हेल्प एक्टिवेट डायरेक्ट एंड सस्टेन बिहेवियर। और जो एक और परिभाषा में लिखा है कि यहाँ पे गिलपोर्ट की कि प्रेरणा किसी लक्ष्य की और व्यक्ति की ऊर्जा को केंद्रित करने वाली मानसिक अवस्था होती है। या फिर मोटिवेशन इज द मेंटल स्टेट द फोकस अ पर्सन एनर्जी टुवर्ड अ गोल। ये मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिख रखी है, आप डेफिनेशन याद भी कर सकते हैं, इसकी परिभाषा याद कर सकते हैं। अगर आप इसे पेपर में लिखेंगे तो आपको इसके अच्छे नंबर मिल सकते हैं। अब देखो, जो प्रेरणा होती है, जो मोटिवेशन होती है ना, वो दो तरीके की होती है, उसके दो टाइप्स होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख भी रखे हैं। पहली होती है आंतरिक प्रेरणा और दूसरी होती है बाह्य प्रेरणा, या फिर इंग्लिश में इंट्रिंसिक मोटिवेशन या फिर एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। देखो, जब व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए, मान लो कोई काम करना है आपको, इस काम को करने के लिए आपको कोई बाहरी व्यक्ति फोर्स नहीं कर रहा है कि चल ये काम कर, या फिर आपको इस काम को करने के लिए कोई लालच दिया जा रहा है। बिना लालच के, बिना किसी के फोर्स किए जब आप कोई काम करते हैं, आपको उस काम को करने में मजा आता है, रुचि आती है, आपकी रुचि है उस काम को करने में, आपको उस काम को करने में आनंद आता है, तो ये होता है आपका आंतरिक मोटिवेशन उस काम को करने का। और वही वही इसके अपोजिट, अगर कोई आप किसी काम को करने के लिए फोर्स किया जा रहा है कि आपको ये काम करना पड़ेगा, या फिर आपको कोई लालच दी जा रही है कि ये काम करेगा तो आपको ये मिलेगा, ये चीज दी जाएगी, तो ये जो होता है ये आपका बाह्य प्रेरणा होती है जो दूसरों के द्वारा आपको दी जाती है। ठीक है, ये इसके दो टाइप्स थे जो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिए। हाँ, जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो है हमारा बच्चों और जो किशोर होते हैं उसको प्रेरित बनाए रखने के लिए प्रभावी उपाय या फिर इफेक्टिव स्ट्रेटजी टू कीप चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स मोटिवेटेड। देखो, लक्ष्य निर्धारण और स्पष्ट उद्देश्य देना या फिर गोल क्लियरिटी एंड पर्पस। देखो, हमारे जीवन में हमें एक स्पष्ट हमारा क्या उद्देश्य, क्या मोटिव है हमारा आने का, और क्या हमारा एक गोल है, हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए और इस चीज पे ही हमें अपना फोकस जो है वो रखना चाहिए। देखो, बच्चों और जो किशोर होते हैं तब तो कोई कार्य आकर्षक नहीं लगता जब तक उन्हें यह ना समझा जाए कि उस कार्य का उद्देश्य क्या है, जो काम वो कर रहे हैं उसका क्या मोटिव है, और उन्हें स्पष्ट रूप से ये ना बताया जाए कि जो पढ़ या सीख रहे हैं उससे उसके जीवन में क्या संबंध है और उसका क्या उसके जीवन पे इफेक्ट देखने को मिलेगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल भी लिख रखा है, आप बताना लिख रखा है, यदि गणित की पढ़ाई को रोजमर्रा की जीवन स्थितियों से जोड़ा जाए, जैसे बजट बनाना, खरीदारी करना, तो छात्रों की इसमें रुचि बढ़ती है। अब उसे लग रहा है कि वो पढ़ रहा है, जो भी पढ़ा उसे ऐसा लगने लगेगा कि अरे मेरे जीवन में तो सब मैथ ने कोई इंपॉर्टेंस नहीं, तो मैं पढ़ाई क्यों कर रहा हूँ। तो वो सब चीज़ों से वो हटने लगेगा, दूर भागने लगेगा, या फिर उन सब चीज़ों में उसका इंटरेस्ट नहीं बढ़ेगा। पर उसे समझाया जाए कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं इसका क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, ये आपकी लाइफ में कहाँ यूज़ की जाएगी। तो इससे क्या होगा, उसे इन सब चीज़ों में उसकी जो रुचि है वो और बढ़ेगी। अब जो हमारा सेकंड टॉपिक है जिज्ञासा और अन्वेषण की भावना को प्रोत्साहित करना या फिर एनकरेजिंग क्यूरियोसिटी एंड एक्सप्लोरेशन। देखो, बच्चों में स्वाभाविक रूप से प्रश्न पूछने की जो प्रवृत्ति होती है ना वो होती है। उन्हें जो छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, जो कम उम्र के बच्चे होते हैं, जो नए-नए स्कूल में जाते हैं, या फिर जो 5वीं 6वीं क्लास के बच्चे होते हैं, उनके अंदर से क्या, क्यों, कैसे जो जानने वाले जो प्रश्न होते हैं ना, ये उनके अंदर बहुत होते हैं। वो अपने टीचर से, अपने पेरेंट्स से बहुत छोटे-छोटे सवाल हर छोटी-छोटी चीज़ों को जानने के बाद करते ही करते हैं। तो ऐसे में जो टीचर्स हैं, जो उनके पेरेंट्स हैं, उन्हें ऐसा होना चाहिए कि अपने बच्चों की जो प्रश्न है, जो अपने बच्चों के क्वेश्चन्स हैं, उनको गंभीरता से ले और उनको समझाएँ उन चीज़ों के बारे में जो भी वो चीज़ें पूछते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में एक विज्ञान शिक्षक छात्रों को निर्देश दे सकता है कि वो घर पर छोटे-छोटे प्रयोग करें और अगले दिन अपने निष्कर्ष साझा करें। इससे आत्म अधिगम की जो प्रवृत्ति है वो भी उत्पन्न होने लगती है। ऐसे तीसरा हमारा प्रशंसा और सकारात्मक प्रतिक्रिया भी, प्रेज़ एंड पॉजिटिव रेइंफोर्समेंट। देखो, बच्चों को जब वो छोटे-छोटे काम करते हैं, जो भी छोटे-छोटे अपनी चीज़ें करते हैं अपनी लाइफ में, उन चीज़ों के बदले पेरेंट्स को चाहिए, टीचर्स को चाहिए कि उनकी उनकी प्रशंसा करे, उनको एक सकारात्मक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे। इससे क्या होता है, उसके अंदर आत्मविश्वास जो है वो भी बढ़ता है। ऐसे मैंने एग्जाम्पल भी लेकर गया यहाँ पे, उदाहरण भी लेकर गया है कि जैसे कि एक बच्चे ने कोई स्टोरी लिखी, कोई कहानी लिखी, तो अब ऐसे में उसके पेरेंट्स जो हैं, इसके जो टीचर्स है, उसे उसकी जो कहानी लिखी उसकी थोड़ी प्रशंसा करनी चाहिए कि तुमने जो कहानी लिखी वो काफी अच्छी थी, काफी कल्पना शक्ति थी उसके अंदर। तो इससे क्या हो ना, बच्चे के अंदर जो आत्मविश्वास है, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो भी बढ़ता है। फोर्थ पॉइंट है हमारा स्वतंत्रता और स्वायत्ता देना या फिर गिविंग ऑटोनॉमी एंड चॉइस। वो जब बच्चों को अपने कार्य, समय प्रबंधन, जो टाइम मैनेजमेंट है, जो गतिविधि है, जो एक्टिविटी है, उसकी लाइफ की डेली डेली लाइफ की जो एक्टिविटीज हैं, इन सब चीजों में अगर थोड़ी बहुत स्वतंत्रता, थोड़ी बहुत छूट दे दी जाती है, तो वो जो बच्चे हैं ना वो और जिम्मेदार, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन के रूप में, इस रिस्पॉन्सिबल बच्चे के रूप में बनने की कोशिश करते हैं, और वो उन्हें आत्मप्रेरित या फिर सेल्फ मोटिवेट भी करती है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में शिक्षक यह विकल्प दे सकता है कि छात्र किसी एक विषय पर प्रोजेक्ट तैयार करे, कला, लेख, मॉडल, प्रस्तुति के
रूप है। ऐसी जो फिफ्थ पॉइंट है हमारा सहभागिता आधारित शिक्षण या फिर पार्टिसिपेट एंड इंटरेक्टिव टीचिंग। तो आजकल के बच्चे क्या करते हैं, बेसिकली वो रटते हैं चीजों को, जो उनको समझाया जाता है उसे समझने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उनके जो आंसर है उन्हें सीधे रटने की कोशिश करते हैं। इससे क्या हो रहा है ना, बच्चों की जो पढ़ाई में मन है वो ज्यादा लगता नहीं है, क्योंकि वो आज रटते हैं और कल भूल जाते हैं। तो ऐसे में ऐसा होना चाहिए कि जो समूह के जो ग्रुप्स के जो कार्य होते हैं, जो चर्चाएं होती हैं, जो भूमि का निर्माण, ये जो समस्या समाधान जो गतिविधियां होती है, जो खेल आधारित शिक्षण होते हैं, इन सब चीजों को इसमें आजकल की शिक्षा पद्धति में अपनाना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के रूप में इतिहास पढ़ाने के लिए काल्पनिक संवाद या नाट्य अभिनय का रूप भी हम इसमें अपना सकते हैं। इससे क्या होगा कि बच्चों के अंदर और इंटरेस्ट पैदा होगा अपनी पढ़ाई को लेकर। ऐसी छठा है हमारा विफलता को सीखने का अवसर बनाना या फिर नॉर्मलाइज फेलियर एज लर्निंग। मतलब देखो आजकल में क्या होता है ना कि बच्चे जब अगर कोई सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं, किसी क्लास में फेल हो जाते हैं, तो बच्चे हार सी मानने लग जाते हैं कि अब मैं नहीं कर सकता, मैं फेल हो गया, या उसके घर वाले होते हैं वो भी उसे बहुत डांटते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर विफल हुआ है कोई बच्चा, कोई फेल हो गया है, तो उसके पेरेंट्स को, उसके टीचर को समझना चाहिए और उसे समझाना चाहिए कि फेल हो जाने से लाइफ रुक नहीं जाएगी, आप एक और बार ट्राई कर सकते हैं। तो उन्हें इस चीज को लेकर उसके घर वालों को, उसके पेरेंट्स को, उसके टीचर्स को इस चीज को लेके इस चीज मोटिवेट अपने बच्चों को करना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के रूप में प्रेरणादायक उदाहरण जैसे थॉमस एडिसन की कहानी बताई जा सकती है, जिन्हें हजारों बार असफल होकर बल्ब का आविष्कार किया। देखो इनके बारे में तो आपने भी बचपन में बहुत सुना ही होगा, उन्होंने कितनी बार बल्बों का प्रयोग करा, पर इनके बल्ब हर बार सही तरीके से नहीं बनते थे, पर एंड में जाके इन्होंने एक बल्ब बनाया जो इनका सफल रहा, और बल्ब का आविष्कार भी इन्होंने ही किया था। ऐसी रोल मॉडल प्रस्तुत करना या फिर प्रोवाइडिंग रोल मॉडल। देखो रोल मॉडल क्या होते हैं, देखो आजकल हम बहुत से ऐसे बड़े-बड़े हीरोज़ हैं, बहुत से ऐसे बड़े-बड़े लोग हैं, जिन्हें अपना रोल मॉडल मानते हैं और हम भी उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों को भी ऐसे व्यक्ति, विचारक, वैज्ञानिक, खिलाड़ी या फिर कलाकारों की कहानियाँ खिलाड़ियों को कहानियाँ सुनाई जानी चाहिए, जिन्हें कठिनाइयों के बावजूद कुछ असाधारण कार्य करे। जैसे कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, मैरी कॉम, कल्पना चावला, ये सब जो है काफ़ी फेमस लोग हैं, जिनके जीवन में काफ़ी कठिनाइयाँ थी, उनके बावजूद इन्होंने अपनी पहचान, अपना व्यक्तित्व इस तरीके का बनाया है, जो आज के समय में लोग, आज के समय में जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, पढ़े लिखे हैं, वो इन्हें अपना एक रोल मॉडल मानते हैं। 8वां हमारा सामाजिक एवं भावनात्मक सहयोग या फिर इमोशनल एंड सोशल सपोर्ट। देखो प्रेरणा तभी स्थायी रहती है ना, जब विद्यार्थी भावनात्मक रूप से सुरक्षित रहे। जो उसका इमोशनल है, जो उसका इमोशनल चीजें हैं, वो अगर उसकी सुरक्षित रहेंगी, तभी वो प्रेरणा है मोटिवेट हो पाएगा। और जो सामाजिक चीजें, जो सामाजिक रूप से जो स्वीकृति है, अनुभव है, इन सब चीजों का इसमें काफी रोल होता है। शिक्षक का संवेदनशील और सहयोगी व्यवहार बच्चों को खुलकर व्यक्त करने में, सीखने में मदद करता है। देखो अगर आपका टीचर जो आपको जो पढ़ा रहे हैं, अगर वो काफी स्ट्रिक्ट है, छोटी-छोटी बातों में बच्चों को डाँटा, छोटी-छोटी बातों में बच्चों को माना, अगर इस तरह की टीचर से, तो बच्चे क्या होता है ना, अपने टीचर से बात करने में, टीचर से सही तरीके से बात करने में काफी डरते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, वो सही तरीके से चीजें सीख नहीं पाते हैं। ऐसी 9वां हमारा कौशल आधारित एवं जीवन उपयोगी शिक्षा देना या फिर लाइफ स्किल ओरिएंटेड एजुकेशन। ऐसा बहुत से बच्चे मानते हैं कि जो हम पढ़ाई करते हैं उनका हमारी लाइफ में कोई यूज ही नहीं होता है और हमें कुछ भी पढ़ाया जा रहा है। तो ऐसे में हमें अपनी एजुकेशन, अपनी शिक्षा प्रणाली में बहुत सुधार करने की भी आवश्यकता होती है, और ऐसी शिक्षा प्रणाली का यूज करना जो हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में भी बहुत काम आए। लास्ट है हमारा तकनीक का रचनात्मक उपयोग या कि क्रिएटिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। देखो बच्चों और किशोरों की रुचि आजकल के टाइम में जो डिजिटल प्लेटफॉर्म में, डिजिटल चीजें, इन सब में काफी बढ़ती जा रही है। यदि मोबाइल, लैपटॉप, स्मार्ट बोर्ड आदि का शैक्षिक चीजों में भी यूज किया जाए, तो इससे क्या होता है, बच्चे और इंटरेस्ट लेते हैं पढ़ाई करने में। एग्जाम्पल मैंने लिख रखा है, जैसे शैक्षिक गेम्स, एनिमेटेड वीडियोस, ऑनलाइन क्विज या माइक्रो प्रोजेक्ट। इन सब चीजों के जरिए भी आजकल हम शिक्षा के अंदर उनका जो इंटरेस्ट है वो और बढ़ा सकते हैं। लास्ट में आप एक कंक्लूजन, निष्कर्ष और ऐड कर दीजिएगा, आपको कुछ यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, हमारा जो 9वां क्वेश्चन है, इसके अंदर हमें 3 टॉपिक दे रखे हैं। इन तीनों टॉपिकों पर आपको टिप्पणी लिखनी है, शॉर्ट नोट लिखना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे इंग्लिश में भी लिख रखा है। पहला जो हमारा टॉपिक है सोशल लर्निंग, इस टॉपिक के बारे में हम अच्छे से जानेंगे। तो देखो सोशल लर्निंग, इसका सबसे पहले हम परिचय देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। देखो सोशल लर्निंग को हम सामाजिक अधिगम के रूप में भी जानते हैं। सोशल लर्निंग बेसिकली जब हम समाज में रहते हैं, समाज के लोगों से ही जो हम चीजें सीखते हैं, इसे ही बेसिकली हम सोशल लर्निंग कहते हैं। देखो मानव का जो जीवन है वो उसके बचपन से ही एक सामाजिक परिवेश के अंदर ढल जाता है। जो समाज है, हमारे आसपास के लोग हैं, जिसके अंदर हमारे माता पिता, हमारे पेरेंट्स, हमारे गार्जियंस, हमारे आसपास के मित्र, हमारे दोस्त, ये सब इसके अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये जो समाज के अंदर जो लोग हैं, ये जैसा व्यवहार करते हैं, जिस तरीके से रहते हैं, हम लोग भी उनके जैसे ही बनने की कोशिश करते हैं, और वैसे ही उनके जैसे हम भी सीखने लगते हैं, बिना उनके सिखाए हम भी वही चीजें सीखने लगते हैं। जैसे उनके हाव-भाव होते हैं, जैसे वो सोचते हैं, जैसी उनकी शैली होती है, जैसे वो क्रोध करते हैं, जैसे वो गुस्सा करते हैं, जैसे प्यार करते हैं, वही चीज़ें हम भी सीखते लगते हैं। इसी प्रक्रिया को हम सोशल लर्निंग
कहते हैं। देखो, ये केवल शारीरिक गतिविधियों की नकल नहीं होती है, बल्कि इसके अंदर जो भावनाएँ हैं, जो इमोशंस हैं, जो दृष्टिकोण है, जो विश्वास है, ये सब भी सामाजिक व्यवहार के अंदर शामिल किया जाता है। तो सबसे पहले सोशल लर्निंग का सिद्धांत का विकास या डेवलपमेंट ऑफ द थ्योरी सोशल लर्निंग। देखो, इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन करा है, जो बेसिकली जो सिद्धांत ये दिया है, ये आपके मनोवैज्ञानिक अल्बर्ट बंडरू ने दिया है। यह थ्योरी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अल्बर्ट बंडरू। ये इन्होंने 1960 के दशक में दिया था। उन्होंने ये मान्यता दी कि मानव व्यवहार केवल जो दंड होता है, जो पुरस्कार होता है, इस चीज पे आधारित नहीं होता है, इस चीज पे ही बेसिकली निर्भर नहीं होता है, बल्कि व्यक्तिगत समाज में दूसरों का जो व्यवहार है, जो दूसरे लोग जैसा बिहेव करते हैं, उनके जरिए भी हम प्रेरणा या फिर उनके जरिए भी हम सीखते हैंगे। इस सिद्धांत को उन्होंने ऑब्जर्वेशनल लर्निंग या फिर मॉडलिंग थ्योरी भी कहा है। देखो, बॉबोडोल प्रयोग या इंग्लिश में था बोबोडोल एक्सपेरिमेंट आ की स्टडी। देखो, बंडरू का जो बोबोडोल प्रयोग था ना, वो सोशल लर्निंग सिद्धांत को एक तरीके से सिद्ध करता है, एक तरीके से उसकी पुष्टि करता है। इस प्रयोग के अंदर उन्होंने बेसिकली बच्चों की एक बच्चों को एक ऐसी वीडियो दिखाई जिसमें एक वयस्क व्यक्ति एक गुड़िया को, जिसको हम बोबोडोल कहते हैं, उसे मार रहा था, उसे घूसो उसे पीट रहा था, उस पे अपना गुस्सा दिखा रहा था, उस पे अपना आक्रामक भाषा का या फिर एक गंदी लैंग्वेज का यूज कर रहा था। ठीक है, एक वो बड़ा व्यक्ति था। अब सेम जब वो वीडियो उन बच्चों को दिखाई गई, तो उन बच्चों को भी वही डॉल दी गई। तो ज्यादातर बच्चों ने भी उस गुड़िया के साथ सेम बिहेव किया, मतलब वो भी जिस तरीके से वो बड़े व्यक्ति जो गुस्सा कर रहे थे, जिस तरीके से बिहेव कर रहे थे उस गुड़िया के साथ, तो बच्चों ने भी सेम बिहेव उस गुड़िया के साथ किया। तो इस चीज से बेसिकली वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि जैसा बच्चों को दिखाया जाएगा, जिस तरीके का व्यवहार, जिस तरीके का एनवायरनमेंट में बच्चे रहेंगे, बच्चे भी उसी के जैसा व्यवहार करना सीख जाएंगे। या सोशल लर्निंग की मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया या फिर साइकोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ सोशल लर्निंग। देखो, बंडरू ने ना चार मुख्य मानसिक प्रक्रियाओं के बारे में बताया है। पहली है ध्यान, दूसरी है स्मरण, तीसरी है पुनरुत्पादन और चौथी हमारी प्रेरणा या फिर इंग्लिश में कहे तो अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और फिर हमारा मोटिवेशन। देखो, अधिगम की या लर्निंग या सीखने की सबसे पहली जो शर्त होती है वो ध्यान एक जगह फोकस करना। जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी हम काम सीखने की कोशिश कर रहे हैं, अगर हमारा उस पर पूरी तरीके से ध्यान नहीं होगा, पूरी तरीके से फोकस नहीं होगा, तो वो काम हम सही तरीके से नहीं सीख पाएंगे। ऐसी स्मरण, देखो जो हमने काम देखा, जो भी हमने चीजें सीखी है, वो हमें स्मरण रखनी चाहिए, इसमें हमें वो चीजें याद रखनी चाहिए। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल के रूप में बच्चा देखता है कि कोई बुजुर्ग को रास्ता दिखा रहा है, उनसे धन्यवाद मिल रहा है, तो बच्चा भी आगे चलकर वैसे ही बिहेव करेगा। कोई बुजुर्ग कोई उससे सहायता मांगेगा, तो बच्चा भी उसकी हेल्प करने की कोशिश करेगा। ऐसे पुनरुत्पादन या फिर रिप्रोडक्शन, तो व्यक्ति तभी किसी व्यवहार को अपनाता है, तभी किसी काम को करने की कोशिश करता है, जब उसमें उस कार्य को करने की मानसिक और शारीरिक क्षमता होती है। अगर वो उस काम को करने के लिए शारीरिक रूप से कमजोर है, वो उस काम को कर ही नहीं सकता है, तो काहे को काम दोबारा करेगा। तो उसके लिए आपको शारीरिक रूप से भी मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। यदि कोई बच्चा किसी कठिन योग क्रिया को देखता है, लेकिन वह उसे दोहरा नहीं पाता, तो वह अधिगम अधूरा रह जाता। ऐसी प्रेरणा, देखो मोटिवेशन का भी इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। किसी व्यवहार को सीखने और दोहराने के लिए एक अंतर्निहित प्रेरणा एक जो मोटिवेशन होती है ना, उसकी भी काफी आवश्यकता होती है। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक हमारा सामाजिक अधिगम का शैक्षिक क्षेत्र में महत्व या फिर इम्पोर्टेंस इन एजुकेशन। अभी जो सामाजिक अधिगम है, इसका एजुकेशन में, शिक्षा में क्या महत्व होता है, इसे समझते हैं। देखो, सबसे पहला जो इसका महत्व हो, शिक्षक एक जीवंत मॉडल या फिर टीचर एज अ लिविंग मॉडल। क्योंकि शिक्षक के व्यवहार, वो किस तरीके से बोलता है, किस तरीके का उसका पहनावा है, उसका मूल्य भाव क्या है, उसका अनुशासन है, वो किस तरीके की डिसिप्लिन में रखता है बच्चों को, ये जो सब चीजें है ना, छात्र है ना, वो सब भी अपने टीचर से ये सब चीजें सीखते हैं। यदि शिक्षक सहनशील है, न्यायप्रिय है, सकारात्मक है, तो छात्र के अंदर भी वो जो गुण है, वो जो अच्छी चीजें हैं, वो स्टूडेंट के अंदर भी आ सकती है। ऐसी सहपाठियों का प्रभाव या फिर सहानुभूति और नैतिक शिक्षा, दृश्य श्रव्य तकनीकों का प्रयोग, पीयर इन्फ्लुएंस, एम्पैथी एंड मोरल एजुकेशन, यूज ऑफ ऑडियो विजुअल टेक्निक, इन सब चीजों का ही शैक्षिक क्षेत्र में आपका महत्व होता है, ये आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, लास्ट से हमारा टॉपिक है वो सोशल लर्निंग की सीमाएं या फिर लिमिटेशन। देखो, हालांकि सिद्धांत प्रभावशाली है, बहुत इफेक्टिव है, पर इसके कुछ सीमाएं भी है। जैसे कि यह मानता है कि व्यक्ति जो देखता है वही सीखता है, जबकि व्यवहार सीखना कई बार अनुभव और अंतर्दृष्टि पर आधारित होता है। जैसे कि जरूरी थोड़े कि हम जो चीजें देख रहे हैं वो चीज सीखे, क्योंकि ऐसी बहुत सारी गलत एक्टिविटी होती है जब देखते तो हैं पर वो सीखते नहीं है। ऐसी अगली जो इसकी सीमा है वो है, हमारा हर बच्चा एक ही मॉडल को देखकर समान रूप से नहीं सीखता है, या उसकी मानसिक और परिपक्वता या पृष्ठभूमि पर निर्भर करती है। देखो, हम किसी एक चीज को देखकर जरूरी नहीं है कि हम उसी चीज को देखकर सीख जाएंगे, क्योंकि हर बच्चे का जो दिमाग होता है वो अलग तरीके से काम करता है, हर बच्चा अलग तरीके से व्यवहार करता है, अलग तरीके से सीखने की कोशिश करता है। तो हर बच्चा एक ही चीज को देखकर सीखे जरूरी नहीं है। यह सिद्धांत अंतर्निहित प्रेरणाओं
और रचनात्मक सोच को कम महत्व देता है। अंतर्निहित प्रेरणा जो होती है, जो हमें खुद से जो मोटिवेशन मिलती है, ऐसी प्रेरणाओं पर ये सिद्धांत है कम फोर्स देता है। ठीक है, लास्ट में इसका कंक्लूजन है, निष्कर्ष और ऐड कर दिया जाएगा। ये वाला टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। अब जो हमारा अगला टॉपिक है सूचना प्रसंस्करण उपागम या फिर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। इसका जो इंट्रोडक्शन है, इसका जो परिचय है, सबसे पहले हम वो देखते हैं। देखो 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जब मनोवैज्ञानिक ने मस्तिष्क की कार्य प्रणाली को कंप्यूटर से तुलना करना शुरू करा, मतलब जब कंप्यूटर का आविष्कार होना चालू हो गया, तब सूचना जो पूछना है, जो इन्फॉर्मेशन है, उसका प्रसंस्करण की उपागम की अवधारणा भी सामने आने लगी। अब इस उपागम को अधिगम और संज्ञानात्मक क्रियाओं जैसे ध्यान, स्मृति, निर्णय, समस्या समाधान, इन सब चीजों को एक नए दृष्टिकोण, एक नए अवसर के रूप में देखा जाने लगा। यह जो उपागम है, ये मानता है कि मानव को जो मस्तिष्क भी एक कंप्यूटर की भांति सूचनाओं को ग्रहण करता है। मतलब ये मानता बेसिकली इतना सा है कि हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो हमारे दिमाग में स्टोर हो जाती है। जैसे कि हम कंप्यूटर के अंदर कोई चीजें स्टोर कर देते हैं, कोई फाइल स्टोर कर देते हैं, सेव कर देते हैं, इसी तरीके से हमारा दिमाग भी होता है। हमारे अंदर जो भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है वो हमारे दिमाग के अंदर सेव होती चली जाती है। कोई हमारे को उन चीजों से लेकर क्वेश्चन पूछता है, तो हमारे दिमाग में याद आता है कि अरे हाँ, ये तुमको पहले से पता है, फिर हमारे दिमाग से निकल के आते हैं, तुरंत हम उसका आंसर दे पाते हैं। पहले टॉपिक हमारा मूल धारणा या फिर कोर कॉन्सेप्ट। देखो सूचना का प्रसंस्करण का जो उपागम है ना, बेसिकली ये मानता है कि मस्तिष्क जो है बाहरी दुनिया में सूचना ग्रहण करता है, उसे मानसिक प्रक्रियाओं के माध्यम से संसाधित करता है। मतलब जो हमारा दिमाग है वो सूचनाओं को इकट्ठा करता है और हमारे दिमाग के अंदर सेव कर देता है, उससे स्मृति से संग्रहित करता है, या फिर उसे आवश्यकता अनुसार उत्तर या प्रतिक्रियाओं के रूप में टाइम टू टाइम बताता भी है। ये जो प्रक्रिया है मुख्यतः 3 चरणों में विभाजित होती है। सबसे पहले संवेदी सूचना ग्रहण करना, सूचना का विश्लेषण है, प्रसंस्करण और संचय व उत्तर। ठीक है, अब इसे एक एक करके हम आगे बढ़ेंगे, जैसे सेंसरी इनपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज और रिस्पॉन्स। तो जो ये उपागम है ना, मनोवैज्ञानिक को केवल व्यवहारों के निरीक्षण तक सीमित नहीं रखता, बल्कि ये मस्तिष्क की आंतरिक क्रियाओं को भी समझने की दिशा के रूप में एक वैज्ञानिक प्रयास जो है वो मानता है। इस उपागम के जो प्रवक्ता कौन है, ये उपागम बेसिकली किसने दिया है? इस उपागम के प्रवक्ता कौन है? बेसिकली रॉबर्ट सेजलर और एकिंगसन और सिपरत 1968। देखो इन्होंने सूचना का प्रसंस्करण मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे स्टोर मॉडल भी कहा जाता है। ये जो मॉडल है आज भी कक्षा और शिक्षा और स्मृति और अध्ययन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अपना निभाता रहेगा। अभी जो इनका मॉडल है इसे हम अच्छे से समझते हैं। देखो इस मॉडल के अनुसार ना 3 मुख्य अवस्थाएं होती हैं जानकारी को इकट्ठा करने के हमारे मस्तिष्क में। सबसे पहले संवेदी स्मरण। देखो यह वो अवस्था है ना, जानकारी पहली बार इंद्रियों के माध्यम से मस्तिष्क के अंदर हमारी पहुंचती है। जैसे आंखों से, जैसे कि हम कोई चीज देखा, हमें पता लगा कि हाँ ये तो फूल है, ये पेड़ है, ये पहाड़ है, तो ये चीजें हमारे आंखों के द्वारा हमारे दिमाग के अंदर कैप्चर हो जाती है। ठीक है, आंखों के द्वारा देखना या फिर कानों से सुनना आदि। ये स्मृति बहुत अल्पकालिक होती है, 1 से 3 सेकंड पर तय कर देगी कौन सी जानकारी आगे भेजी जाए, कौन सी आगे नहीं। ऐसी लघुकालिक स्मृति इसे वे जानकारी रहती है जिन पर हम ध्यान केंद्रित करते हैं। यह जानकारी लगभग 15 से 30 सेकंड तक रहती है, इसकी क्षमता सीमित होती है। उदाहरण हम किसी नंबर को दोहराते हैं तो वह स्थायी रूप से लघुकालिक रूप से स्मृति में रहते हैं। जैसे कि हमने कोई एक ही बार नंबर देखा, वो नंबर देगा किसी का, तो जरूरी नहीं कि हमें एकदम से याद हो जाएगा, इससे ऊपर में थोड़ा बहुत उसका याद रहेगा। ऐसी दीर्घकालिक स्मृति या फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी, देखो ये जो होते हैं ये वाली अवस्था होती है जिसमें लंबे समय चीजों को अपने दिमाग के अंदर स्टोर करके रखते हैं, अपने दिमाग के अंदर सेव करके रखते हैं। इसमें जो जानकारी होती है असीमित समय तक असीम मात्रा में रखी जा सकती है, यदि उसका पुनर्स्मरण और पुनर्वित भी किया जा सकता है। ऐसी मानसिक प्रक्रियाओं जो सूचना प्रसंस्करण में शामिल होती है, या फिर मेंटल प्रोसेस इन्वॉल्व, तो ध्यान, कोडिंग, भंडारण, पुनः स्मरण, प्रतिक्रिया या फिर अटेंशन, एनकोडिंग, स्टोरेज, रिट्राइव, रिस्पॉन्स। तो ध्यान कौन सी जानकारी पर मस्तिष्क ध्यान केंद्रित करता है या निर्धारित करता है कि जानकारी अगले चरण तक जाएगी या नहीं। कोडिंग जानकारी को मस्तिष्क की भाषा में रूपांतरित करना हो। भंडारण जानकारी को स्मृति में संरक्षित करना ताकि आवश्यकता पड़ने पर उसका उपयोग किया जाता है। ऐसी पुनर्पन जब आवश्यक जानकारी को दीर्घकालिक स्मृति से वापस लाना हो। और लास्ट प्रतिक्रिया, अंतिम चरण में मस्तिष्क उस जानकारी के आधार पर निर्णय लेता है या कोई कार्य करता है। ऐसी सूचना प्रसंस्करण उपागम का शैक्षिक महत्व। अब इसका शिक्षा में क्या महत्व है? एजुकेशन रिलेवेंस, देखो स्मृति सुधार में सहायक या इम्प्रूव्स मेमोरी। देखो यह उपगम हमें बताता है कि छात्र किस प्रकार से जानकारी को ग्रहण करे, संग्रहित करे और उन्हें पुनः प्राप्त करते हैं, जिससे हम अपनी शिक्षा के अंदर बेहतर तरीके से इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ऐसी ध्यान के महत्व को उजागर करता है। हाईलाइट द अटेंशन, तो अधिगम का प्रथम चरण ध्यान है। यदि कक्षा में विद्यार्थी को ध्यान भटक रहा है तो अधिगम या लर्निंग या फिर जिसे हम कहते हैं सीखना, हम नहीं सीख सकते। ऐसी प्रभावी पुनरावृत्ति या फिर रिपीटेशन मेथड्स, वो बार बार जानकारी दोहराने से वे दीर्घकालिक स्मृति में पहुंचती। शिक्षक को रिवीजन और प्रैक्टिस की योजना बनानी चाहिए। ऐसे सीखने के क्रम को समझना, देखो शिक्षक यह समझ सकता है कि सूचना एक चरण में कैसे जाती है और वो कहाँ अवरुद्ध
हो रही है। ऐसी प्रत्युत्तर आधारित अधिगम, देखो यह पगम यही बता रहे कि छात्र किस प्रकार से जानकारी के आधार पर उत्तर देते हैं, जिससे वो मूल्यांकन और विद्युत उपभोग वैज्ञानिक रूप से कर सकते हैं। लास्ट में इसकी आलोचनाएं भी हैं, ऐसी कुछ टंकिज्म भी है, या पढ़ सकते हैं, ज्यादा कुछ ये जरूरी नहीं है पर आप देख सकते हैं। ठीक है, लास्ट में बस ये निष्कर्ष शेयर कर दीजिएगा, आपका ये वाला टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। लास्ट जो आपको टॉपिक बचता है, बुद्धि के सिद्धांत या फिर थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। सबसे पहले इसका परिचय या फिर इसका इंट्रोडक्शन। देखो बुद्धि क्या है, जो देखो बुद्धि है ना, वो मनुष्य के संज्ञानात्मक विकास की आधारशिला है। इसी के जरिए आप अपने तर्क, अपने विचार, अपने काम सही तरीके से कर पाते हैं। ये मानसिक योग्यता है जिसके माध्यम से व्यक्ति सोचता है, समस्याओं का सल्यूशन करता है, समस्या को समाधान करता है, और जो नई नई परिस्थितियां उन्हें अपने अनुकूल करता है, और अपने एक्सपीरियंस से, अपने अनुभवों से वो सीखता रहेगा। मनुष्य की बुद्धि जो उसके एकेडमिक ज्ञान तक सीमित नहीं, जो उसने स्कूल से पढ़ा, जो उसने कॉलेज में पढ़ा, बस वही नहीं है कि वही सब उसकी बुद्धि है। उसके तर्क क्या, वो कितना फैक्चुअल है, वो किस तरीके से बातें करता है, उसकी क्रिएटिविटी, उसकी रचनात्मकता, उसका सामाजिक समझ, उसकी भावनाओं की पहचान, उसकी व्यवहारिक समस्या के लिए समाधान किस तरीके से करता है, ये सब भी उसके बुद्धि के अंदर आती है। तो समय पर विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि को परिभाषित करने और उसके स्वरूप को समझने के लिए अनेक सिद्धांत जो है वो दिए। इन सिद्धांतों ने यह स्पष्ट किया है कि बुद्धि केवल एक एकल इकाई नहीं है, बल्कि एक बहुआयामी प्रक्रिया होती है। तो प्रमुख बुद्धि सिद्धांतों की व्याख्या, सबसे पहली जो सिद्धांत है वह सिंगल फैक्टर थ्योरी, चार्ल्स स्पीयरमैन का जी सिद्धांत या स्पीयरमैन टू फैक्टर थ्योरी, जी थ्योरी। वो सब कॉन्सेप्ट, इसकी परिकल्पना क्या है, स्पीरल ने बुद्धि को दो भागों में विभाजित करने की कोशिश की थी, जी फैक्टर और एक एस फैक्टर, एक जनरल इंटेलिजेंस और एक स्पेसिफिक एबिलिटीज। देखो वह सामान्य मानसिक शक्ति होती है जो सही प्रकार के कार्यों में सहायक होती है, जैसे भाषा, गणित, स्मृति या तर्क। और एस फैक्टर विशेष प्रकार की क्षमता होती है, जैसे कोई गणित में अच्छा है तो किसी भी भाषा में वो अच्छा हो सकता है। इसका महत्व क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, इस सिद्धांत के अनुसार एक व्यक्ति जो सामान्य रूप से बुद्धिमान है वह अधिकांश मानसिक कार्यों को आसानी से कर सकता है, लेकिन किसी विशेष क्षेत्र में इसकी क्षमताएं भिन्न हो सकती है। लिमिटेशन इसकी सीमाएं भी होती है। ये सिद्धांत बुद्धि की विविधता और बहुआयामिता की उपेक्षा करता है। ठीक है, सेकंड है हमारा बहुबुद्धि सिद्धांत, हार्वर्ड गार्डनर का सिद्धांत, गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। देखो गार्डनर ने कहा ना कि बुद्धि कोई एकल क्रिया नहीं है, बल्कि विभिन्न प्रकार की होती है। उन्हें 8 प्रकार की बुद्धियों की पहचान की है, ऐसी भाषाई, तार्किक, गणितीय, संगीतात्मक, शारीरिक, दृश्यात्मक, अंतर व्यक्तित्व, आत्म व्यक्तित्व, प्राकृतिक, अस्तित्ववादी। ये उन्होंने 8 तरह की बुद्धियों के बारे में बताया। अब एक एक करके पढ़ते देखो। ये जो भाषाई, लिखने पढ़ने की क्षमता होती है, तार्किक, गणितीय, इसमें गणना विश्लेषण समस्या है, ऐसे संगीतात्मक जिसमें संगीत की पहचान, स्वर, लय को समझना, शारीरिक जिसमें शरीर का चपलता, अभिनय, खेल। इसी तरीके की इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि के बारे में बताया। अब इसका महत्व क्या होता है, देखो ये जो सिद्धांत है ना, प्रत्येक बालक को अलग अलग क्षमताओं को मान्यता देता है, कि हर व्यक्ति, जो हर बच्चा है, वो अलग अलग तरीके की उसके अंदर क्षमता है, कैपेबिलिटी होती है। और इस शिक्षा में व्यक्तिगत अंतर को सम्मान देता है, क्योंकि हर बच्चा अलग अलग चीजों में अलग अलग हो सकता है। ऐसी शैक्षिक उपयोग, देखो शिक्षक को चाहे कि बच्चों को विशिष्ट बुद्धि को पहचाने और उसी के अनुसार उसको शिक्षा सामग्री व गतिविधियों के लिए तैयार करे। एथिथनाइडाई का बुद्धि वर्गीकरण या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेलिजेंस। देखो इन्होंने बुद्धि को 3 प्रकार से विभाजित किया है। सबसे पहली है एब्स्ट्रैक्ट या फिर निराकार, मैकेनिकल इंटेलिजेंस यांत्रिक, और एक सोशल इंटेलिजेंस। देखो निराकार क्या है, देखो ये शब्दों, संख्या और प्रतीकों को समझने और उनको प्रयोग करने की क्षमता होती है। ऐसी मैकेनिकल उपकरणों, मशीनों, तकनीकों, कार्यों को समझने के उपयोग के लिए होती है। और ऐसी सोशल तो दूसरों के साथ सहयोग, संवाद और संबंध बनाए रखने के लिए होती है। इसका इंपॉर्टेंस है या महत्व है, या आप पढ़ सकते हैं। फोर्थ हमारी तार्किक सिद्धांत, ये किसका है, रॉबर्ट स्नॉबर्ग का। इसका एक कॉन्सेप्ट है, देखो इसका बुद्धि को 3 घटकों में विभाजित किया है। एक है हमारा विश्लेषणात्मक, रचनात्मक और व्यवहारिक। विश्लेषणात्मक भाई समस्या को, समाधान को, तार्किक विश्लेषण, पहले उसका विश्लेषण करना, उसको एनालाइज करना पूरी तरीके से, उसका फिर सोल्यूशन देना है। ऐसी क्रिएटिव, नए विचारों की रचना, नवीन समाधान, नई नई चीजों की खोज करना, कल्पनाशीलता, ये सब आती है हमारी क्रिएटिव रचनात्मक। ऐसी प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, जीवन की समस्याओं से निपटने की क्षमता, सड़क की समझ, ये सब इसके अंदर आती है। इसका महत्व यहाँ पे मैंने लिख रखा है। लास्ट हमारा गिलपोर्ट का संरचनात्मक बुद्धि मॉडल। देखो गिलपोर्ट ने बुद्धि को 150 विभिन्न क्षमताओं में बांटा है, जो 3 आयामों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, कितने, 150 एबिलिटीज। ऑपरेशन, कंटेन, प्रोटेक्स। देखो मानसिक क्रिया जैसे स्मरण, मूल्यांकन, संकल्पना आदि ऑपरेशन के अंदर आती हैं। कंटेन के अंदर सूचना के प्रकार जैसे दृश्य, श्रेय, प्रतीकात्मक, और ऐसी प्रोडक्ट्स के अंदर जानकारी के परिणाम जैसे वर्गीकरण, संबंध, मूल्य, ये सब आती है। देखिए इसका महत्व क्या है, सिद्धांत मानव बुद्धि की गहराई जो है, उसकी जो विविधताएं हैं, इन सब चीजों को दिखाता है और मानता है कि जो अधिगम है, जो लर्निंग है, जो सीखना है की जो प्रक्रिया है, उसको समझने के लिए हम इन्हें इन सभी आयामों के अंदर समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लास्ट में इसका निष्कर्ष या कंक्लूजन और ऐड कर देगा। आपका ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे कंप्लीट होता है। इस वीडियो में मैंने आपको 9 क्वेश्चन कराए हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, और मैं आपको गारंटी देता हूँ अगर आप ये
9 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में इससे बाहर कुछ भी नहीं फंसेगा। ठीक है, लास्ट में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन और लाइक का बटन भी जरूर दबा दीजिएगा। और इस अगर आप ये नोट लेना चाहते तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप व्हाट्सएप पे भी मैसेज करके ये नोट्स हमसे परचेज कर सकते हैं।